नमस्कार, स्वागत है आपका 18 स्वदेश पर। आप देख रहे हैं हमारा प्राइम टाइम शो पावर ट्रेड। आपके साथ में हूं अभिषेक सत्यव्रतम और मेरे साथ हैं मुंबई स्टूडियो से मेरे दो सहयोगी मानसी दवे हैं और शरद दुबे हैं। 4 दिन को लगातार तेजी के बाद बाजार के लिए कल एक सुस्ती वाला दिन रहा। कल थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग हमने देखी निफ्टी बैंक में। 57,000 के ऊपर टिकने में मुश्किल आ रही है, लेकिन कल एक अच्छी चीज ये हुई कि लीडरशिप में थोड़ी चेंजेस आ रहे हैं। अभी तक ऐसा लग रहा था कि निफ्टी बैंक या फिर बैंकिंग फाइनेंशियल कंजम्पशन वाले शेयर बाजार को सपोर्ट देने का काम कर रहे थे, लेकिन कल अगर निफ्टी गिरा नहीं, अगर एक अंक की जो तेजी रही उसके पीछे की वजह ये रही कि कल आईटी और फार्मा से बाजार को सपोर्ट मिला। ग्लोबल सेटअप भी ठीक ठाक दिख रहा है क्योंकि चाइना और अमेरिका के बीच में लंदन में बातचीत हुई है, ट्रेड वार्ता हुई है और उम्मीद ऐसी की जा रही है कि ये बातचीत जो रही है सकारात्मक रही है। कई अहम मुद्दों पर सहमत बनने की उम्मीद है और ऐसा माना जा रहा है कि रेयर अर्थ मैग्नेट जिसकी सप्लाई चाइना ने रोक दी थी, शायद वो भी रिज्यूम हो जाएगी इन ट्रेड टॉक्स के बाद। स्कॉट बेसेंट जो कि अमेरिका के वित्त मंत्री हैं, यानी कि ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं, आज उनका कांग्रेस में संबोधन है, इसके लिए वो लौट आए हैं अमेरिका में। तो सेटअप ठीक ठाक है, ऐसे ग्लोबल हेडविंड्स नहीं है। क्रूड की बात करें वो भी सपोर्टिव, कोई चिंता की बात नहीं है, थोड़ी सी नरमी आई है। सवाल यह है कि बाजार में आज आपकी रणनीति होनी क्या चाहिए। क्या 25,100 के आसपास या फिर 25,000 एक तगड़ा वाला बेस बन गया है, आपके लिए बाइंग फिर से स्टार्ट कर देनी चाहिए। अगर आप नए बायर हैं तो तेजी में है तब तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। पूरी की पूरी रणनीति आपके लिए बताएंगे और तमाम खबरों वाले शेयर होंगे, ब्रोकरेज रिपोर्ट्स होंगी, इंटरेस्टिंग रिसर्च भी हम 18 स्वदेश पर लेकर आएंगे और एसएमई का कवरेज तो होगा ही होगा हमारे इस खास शो में। तो अगले 2.5 घंटे आप हमारे साथ बने रहिए, लेकिन सबसे पहले लेकर आएंगे वो 4 बड़ी तस्वीरें जिन पर बाजार की भी नजर रहेगी और आपकी नजर तो बिल्कुल होनी ही चाहिए। तो पहली तस्वीर में आप देखिए, अमेरिका और चीन के बीच में बातचीत हो रही है लंदन में, व्यापार वार्ता और रिन्यूड हम कह सकते हैं कि कॉन्फिडेंस बढ़ा है दोनों देशों के बीच में। और स्कॉट बेसेंट, हार्वर्ड ल्यूटनिक, जेमिसन ग्रियर समेत जो बड़े दिग्गज नेता हैं अमेरिका के, वो वहां पर पहुंचे और ट्रेड टॉक्स हुई है चीन के साथ और इसको पॉजिटिव बताया जा रहा है फिलहाल तो। और इसी के चलते अमेरिकी बाजार में हमने मजबूती देखी है। हालांकि डाउ फ्यूचर आपको थोड़ा सा नीचे जरूर दिखेगा और उसकी वजह यह है कि क्या बातचीत हुई है, किन मुद्दों पर सहमति बनी है, इसको लेकर कोई ऑफिशियल अभी तक स्टेटमेंट आया नहीं है। इसी का बाजारों को इंतजार है। अब जो भी टॉक्स हुए हैं दोनों देशों के बीच में, दोनों देशों के राष्ट्रपति उस पर मुहर लगाएंगे, उसके बाद बात आगे बढ़ती दिखेगी। लेकिन उम्मीद करके चल रहे हैं कि अगर 1.5 महीने के अंदर दोनों देश अगर टेबल पर बैठ के फिर से रीनेगोशिएट कर रहे हैं, इसका मतलब कि दोनों देश चाहते हैं कि सुलह हो जाए और इसके चलते ग्लोबल बाजार में हम तेजी आज देख रहे हैं। गिफ्ट निफ्टी में भी हल्की बढ़त पर कारोबार हो रहा है, 22-23 अंकों के आसपास की हल्की सी तेजी है। लेकिन बाजार के लिए अच्छा ट्रिगर यह है कि एफआईज की तीसरे दिन खरीदारी का आंकड़ा आया है 2300 करोड़ रुपए का। क्वांटम छोटा है लेकिन काफी सत्र के बाद ऐसा हुआ है कि डीआईज को एफआईज ने आउट परफॉर्म किया है। डीआई से बड़ी बाइंग की एफआईज ने और डीआईज की जो बाइंग है वो 16वें दिन लगातार जारी है। तो ये संस्थागत निवेशकों के फ्रंट पर भी अच्छी खबरें हैं। वर्ल्ड बैंक ने भारत का FY26 का जीडीपी ग्रोथ का अनुमान घटाया है, लेकिन जो बड़ी इकोनॉमीज हैं उसमें भारत अभी भी सबसे ज्यादा तेजी से ग्रोथ करने वाली इकोनॉमी बना रहेगा। 6.5% से भी नीचे का ग्रोथ का अनुमान दे दिया है वर्ल्ड बैंक ने। इसको लेकर ज्यादा चिंता की बात है नहीं, क्योंकि ग्रोथ अपनी इंटैक्ट है। ग्लोबल ग्रोथ थोड़ी सुस्त हो रही है, भारत की ग्रोथ को भी थोड़ा सा ट्रिम डाउन किया है वर्ल्ड बैंक ने अपने प्रोजेक्शंस में। तो ये 4 बड़े ट्रिगर हैं जिसके अराउंड आज हम बातचीत करेंगे। कुछ और भी खबरें हैं जिस पर हमारा फोकस निश्चित तौर पर बना रहेगा। जी बिल्कुल, अभिषेक ने जो है बहुत इंपॉर्टेंट बात कहे हैं, लेकिन ऑफकोर्स ग्लोबल क्यूज जो है थोड़ी पॉजिटिव ज़रूर है, अनसर्टेनिटी ज़रूर है मानसी, लेकिन क्या है टोटल डेवलपमेंट। थोड़े से न्यूज़ फ्लोज थोड़े कम हो गए हैं, अब मीटिंग्स शुरू हो गए। पहले जो बहुत वॉलिटिलिटी होता था कि आज ये रेट बढ़ेगा, अगले दिन वो बढ़ेगा, वो अब कम हो चुका है। बिल्कुल, हमें भी थोड़ी राहत मिली है। लेकिन क्या है ग्लोबल क्यूज डेवलपमेंट और इंडिया के लिए क्या पॉजिटिव स्टार्ट है? डेवलपमेंट्स हैं और डेवलपमेंट्स अच्छे हैं और इंडिया के लिए भी पॉजिटिव स्टार्ट। अभी जो
अहम 4 बड़े संकेत अभिषेक समझा रहे थे, वो चारों के 4 संकेत जो थे सारे के सारे पॉजिटिव न्यूज फ्लोज थे। सो इट्स वी कैन से इट फील्स लाइक अ गुड मॉर्निंग। और इनफैक्ट सुबह सुबह इम्प्लाइड ओपन गिफ्ट निफ्टी की तरफ से भी भले ही 20-25 अंकों की मजबूती, लेकिन मजबूती तो देखने को मिली है। और इसके अलावा एशियाई बाजार मजबूत है। यूएस मार्केट्स में हम देख रहे हैं अच्छा खासा एक्शन, पर्टिकुलरली नैस्डैक से काफ़ी अच्छी बढ़त जो है लगातार ट्रेडिंग दर सेशन देखने को मिल रही है। और यस, डेवलपमेंट्स के लिहाज से कंसर्न्स जो थी वो धीरे धीरे छटती हुई नजर आ रही हैं। यूएस चाइना ट्रेड टॉक्स जो हैं वो पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं। टैरिफ फ्रंट पर ट्रंप को एक राहत मिली है जिसको हम विस्तार से आगे समझाएंगे। लेकिन ऑन द फेस ऑफ इट इंडेक्स वाइज डाउ जोन्स, नैस्डैक, S&P 500 में अच्छा खासा एक्शन देखने को मिला बीती रात। अमेरिकी बाजारों के लिए संकेत काफी पॉजिटिव। अमेरिका और चीन के बीच ट्रेड टैरिफ डील पर लंदन में सहमति बनती हुई दिखी है। और इसी के चलते एक दिन की सुस्ती के बाद कल हमने देखा डाउ में अच्छा खासा एक्शन और मजबूती के बीच कामकाज देखने को मिला। करीब 105 अंकों की मजबूती नजर आई जब क्लोज हो रहा था। इसके अलावा नैस्डैक में तो लगातार तेजी जारी है और तेजी की हैट्रिक कल लगती हुई दिखी। ऑलमोस्ट 123 to 125 पॉइंट्स के गेंस के साथ टेक्नोलॉजी हैवी काउंटर्स में अच्छा खासा एक्शन है और उसका एक रिस्पॉन्स है जो कि नैस्डैक को लगातार देखने को मिला है। और साथ साथ अगर आप देखेंगे डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ को जारी रखने पर अपील कोर्ट से हरी झंडी यानी कि ग्रीन सिग्नल जो मिला है वो भी काफी पॉजिटिव ट्रंप के लिए कह सकते, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। यूएस अपील कोर्ट ने टैरिफ जारी रखने के पक्ष में फैसला दिया है। इंटरनेशनल ट्रेड कोर्ट ने इस पर रोक लगाई थी, आपको याद होगा पिछले दिनों हमने आपको बताया भी था, लेकिन अब यहां से ग्रीन सिग्नल मिलते हुए देखने को मिले हैं। आज यूएस में मई सीपीआई के आंकड़े आएंगे। सो इन्फ्लेशन के फ्रंट पर क्या कुछ डेटा पॉइंट्स निकल कर आते हैं इस पर नजर रखनी होगी। ऑन अ ईयर ऑन ईयर बेसिस बढ़त की संभावना लगाकर चल रहे 2.4% के लेवल्स की संभावना इस वक्त है। आंकड़े जब आएंगे आपके सामने हम कल रख भी देंगे। लेकिन इसके अलावा 17 से 18 जून के बीच FOMC की बैठक है। इंटरेस्ट रेट डिसीजन पर क्या डिसीजन निकल कर आता है, क्या फैसले निकल कर आते हैं, इस पर नजर रहेगी। 18 जून को यूएस फेड का फैसला भी आने वाला है। एशियाई बाजार शुरुआत अच्छी देखने को मिली है, लगातार सेशन दर सेशन वहां पर भी अच्छा खासा एक्शन। कल के सत्र में भी हम देख रहे थे अच्छी खासी मजबूती के बीच कामकाज। सोने में सीमित दायरे में कारोबार देखने को मिला। इनफैक्ट एशियाई बाजार की ही अगर बात करें, सबसे पहले कोरिया में लगातार 5 ट्रेडिंग सेशन से मजबूती है। फिलहाल वहां पर हल्के फुल्के गेन जरूर नजर आ रहे हैं और निक्केई में लगातार 4 सेशन से मजबूती का ट्रेंड जारी है। बुलियन मार्केट और एनर्जी पैक की चाल, सीमित दायरे में कामकाज सोने चांदी की चाल में देखने को मिला है। इनफैक्ट जहां चांदी में जबरदस्त रिकॉर्ड उच्चतम लेवल्स देखने को मिले थे, वहां से एक छोटा सा ब्रीदर जरूर देखने को मिला है। सोने की अगर बात करें, कॉमेक्स पर 3350 के लेवल्स के आसपास। और कच्चे तेल की चाल में जो बड़ा उबाल था वहां से हल्की सी गिरावट, लेकिन $67 बैरल के आसपास क्रूड अब भी इंटैक्ट है, तो कच्चे तेल के उबाल पर नजर रखनी चाहिए। 10 ईयर बॉन्ड डील 4.4% के लेवल्स पर और डॉलर इंडेक्स की अगर बात करें 99 के लेवल्स पर इंटैक्ट। 98-99 के लेवल्स के आसपास ही डॉलर इंडेक्स जो है वो इस वक्त देखने को मिली है। सो ट्रेड टॉक्स पॉजिटिव डायरेक्शन में। इसके अलावा उसका एक इवेंचुअल इंपैक्ट यूएस के मार्केट्स में, यूएस मार्केट्स में पॉजिटिविटी का इवेंचुअल इंपैक्ट एशियाई बाजार में, इवेंचुअली गिफ्ट निफ्टी की तरफ से पॉजिटिव इंप्लाइड। और उम्मीद यही लगाकर चलते कि सारी की सारी चीजें जो हैं पॉजिटिव संकेत के तौर पर भारतीय बाजार में भी रिफ्लेक्ट होती हुई दिखे। और भारतीय बाजार में FIS DIS की खरीदारी का ट्रेंड जो है वो वापस लौट चुका है। DIS तो खरीदारी कर ही रहे थे और लगातार 16th सेशन है, जबकि DIS की तरफ से खरीदारी है। FIS ने 3 सेशन से खरीदारी का रुख अपनाया है। 5 जून को बिकवाली का आंकड़ा था, उसके बाद 6, 9 और 10 जून को खरीदारी के आंकड़े और ऑलमोस्ट 5000 करोड़ तक की खरीदारी, 5000 करोड़ से ज्यादा तक की खरीदारी FIS की तरफ से आती हुई दिखी है। गुड मॉर्निंग अभिषेक। FIS DIS की खरीदारी कैश मार्केट में तो नजर आ रही है और नेट शॉर्ट्स का सिलसिला जो हम देख रहे थे वो भी अब थोड़ा कम होता हुआ नजर आ रहा है। मानसी, थोड़ा सा कम तो हुआ है, लेकिन मतलब जितनी कमी आनी चाहिए उतनी कमी आई नहीं है। आपको मैं बता दूं कि कितने शॉर्ट हैं। अगर मैं लॉन्ग की बात करूं तो FIS के करीब 30,900 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग हैं और उसके मुकाबले 1,23,966 कॉन्ट्रैक्ट ये शॉर्ट हैं। और FIS की जो लॉन्ग होल्डिंग है वो 20% ही है, तो वो बढ़ नहीं रही है। ये थोड़ी सी चिंता की बात ज़रूर है और उम्मीदें इस बात की हैं कि FIS की तरफ से शॉर्ट कवरिंग आए तो बाजार को थोड़ा सा और जोश मिले। ये थोड़ी सी चिंता की बात ज़रूर है। हालांकि
मैं ये भी कहूंगा कि 3 दिन की एफआईज की बाइंग हो गई है और छोटी है बाइंग 2300 करोड़ रुपए की क्वांटम के लिहाज से नेट अगर आप देखें तो, लेकिन कॉन्फिडेंस के लिहाज से ये ठीक है। कम से कम ये पता चल रहा है कि नहीं एफआईज बाइंग कर तो रहे हैं, फुल फोर्स से नहीं कर रहे हैं, उतनी पार्टिसिपेशन नहीं हो रही है, लेकिन वो कर रहे हैं। अब ये 20% के आसपास जो नेट लॉन्ग है इंडेक्स फ्यूचर्स में, उम्मीद करके चलेंगे कि नहीं ये यहां से नीचे नहीं जाएगा, ये बढ़ता हुआ दिखाई देगा। परसों की रीडिंग हम देख रहे थे वो 21% के आसपास थी, कल भी उसके आसपास, और आज हम 20% पर हैं, तो इसमें बढ़ोतरी आना ये ज़रूरी है। लेकिन बाइंग आ रही है और काफ़ी टाइम के बाद हम देख रहे हैं कि एफआईज की जो बाइंग हुई है वो डीआई से ज़्यादा हुई है। कल डीआईज की जो बाइंग हुई है वो करीब करीब 1000 करोड़ के आसपास की हुई है, लेकिन एफआईज की अगर आप देखेंगे 2300 करोड़ रुपए के आसपास की बाइंग हुई है। तो 1000 करोड़, करीब 1993 करोड़, 2302 करोड़, तो ये बढ़ने का ट्रेंड तो है। ये कॉन्फिडेंस निश्चित तौर पर थोड़ा दे रहा है। लेकिन आप बाकी अगर आंकड़ों को अगर आप देखेंगे वादा स्पेस में, तो आपको मतलब ऑप्शंस में या फिर स्टॉक फ्यूचर्स के बहुत एनकरेजिंग डेटा कोई दिख नहीं रहे हैं, और उसके चलते ही ये जो आप लॉन्ग होल्डिंग देख रहे हैं ना, इसमें बहुत बड़ा देख नहीं रहे हैं। बट ये है कि ठीक है, अब यहाँ पर है, यहाँ से ज़्यादा डिटरेट होना नहीं चाहिए, यहाँ से बढ़ने की ही उम्मीद भारतीय बाजार में हम करके चल रहे हैं। डीआईएस का सपोर्ट लगातार भारतीय बाजार में बना हुआ है, ये एक अच्छी चीज़ ज़रूर है। और इसके अलावा अन्य अगर हम सेटअप की बात करें तो देखिए ग्लोबल बाजारों में ना दो थोड़ी सी अनिश्चितता के माहौल था टैरिफ को लेकर। उम्मीद करके चलेंगे कि वो यहाँ से अब सबसाइड होगा। अमेरिका चीन के बीच में लंदन में जो बातचीत हो रही है उससे सकारात्मक संकेत ही निकल के आए हैं। अमेरिका का जो डेलीगेशन गया है स्कॉट बेसेंट की अगुवाई में, उसकी तरफ से जो स्टेटमेंट आया, हालांकि स्कॉट बेसेंट लौट गए हैं, अमेरिका लौट गए हैं, आज तो उनकी कांग्रेस में संबोधन भी है, देखते हैं कि वो क्या बयान देते हैं, लेकिन नॉर्मलसी लौटने के संकेत मिल रहे हैं। तो टैरिफ वाला जो मसला है मुझे लगता है कि पीछे छूट जाएगा और बाजार फिर यहां से चाल दिखाने के लिए, एक अच्छी चाल दिखाने के लिए तैयार हो जाएंगे। अब ये आरबीआई का जो रेट कट वाला मसला है ना, ऐसा नहीं कि फौरी तौर पर बस ये 2-3 दिन का मामला था, ये थोड़ा आपको लंबा सपोर्ट देगा, क्योंकि अब फिर ट्रांसमिशन आएगा, फिर उसके इकोनॉमी में रिफ्लेक्शन आएगा उस चीज़ का, तो ये लंबे समय तक पुश देता रहेगा। कल के सत्र में जो ये हुआ कि कल थोड़ा सा ना सेक्टर रोटेशन देखने को मिला। बैंकिंग फाइनेंशियल चल बहुत गए थे, थोड़ा सा उन्होंने पॉज दिया, और आईटी जो कि एक बड़ा कंट्रीब्यूटर है, और मुझे लगता है कि आईटी की कल की तेजी ना अभी जारी रहेगी, क्योंकि अगर अमेरिका से संकेत अगर पॉजिटिव होते हैं तो निश्चित तौर पर ये एक ट्रिगर का काम करेगा आईटी स्टॉक्स के लिए। हालांकि अमेरिका में आज जो सीपीआई के नंबर आने वाले हैं ये बड़े क्रूशियल हैं, अगर ये अनुमान से ज्यादा आ गए तब तो थोड़ी सी आईटी के लिए मुश्किलें हो जाएंगी। महंगाई के बढ़ना आईटी के लिए सही नहीं होता, ये को रिलेशन होता है, तो उस पर नजर रहेगी। लेकिन कल हमने देखा कि सीमेंट में खरीदारी हुई है, इसके अलावा डिफेंस में खरीदारी हुई है, तो थोड़ी सी सेक्टोरल चर्निंग हो रही है। मिड कैप में, स्मॉल कैप में आप देखेंगे तो वो हल्की हल्की तेजी जरूर दिखेगी, लेकिन अब हमने देखा था कि 5 दिन लगातार मिड कैप इंडेक्स चला, 7 दिन की तेजी स्मॉल कैप इंडेक्स में हो गई है, तो वहां पर मुझे लगता है कि थोड़ी थकान वहां पर भी दिखी कल दिग्गजों के साथ साथ। लेकिन बाजार के सेटअप में, बाजार के मोमेंटम में किसी तरह की कोई दिक्कत लग नहीं रही है। 25,000 अब लग रहा है कि 25,000 बेस बन गया है, जिस दायरे में फंसे थे उस दायरे के बाहर बाजार निकल चुका है और अब आगे के लिए कदम बढ़ाने के लिए तैयार है। छोटे मोटे हर्डल्स हैं, उसको पार करके मुझे उम्मीद है कि बाजार यहां से बढ़िया चाल दिखाएगा। तो सेटअप ठीक ठाक है, मे भी एक छोटे से रेंज में निफ्टी जरूर है फिलहाल। आप वो रेंज का ब्रेकआउट अगले आप कुछ सत्र में देख सकते हैं, और वो काफी कुछ निर्भर करेगा कि एफआईज की चाल किस तरह की होती है, कितने फोर्स में एफआईज की तरफ से बाइंग आती है। पूरी तरह से हम उस पर आगे हम फोकस करते हुए दिखेंगे। अभिषेक, मार्केट सेटअप जो है स्ट्रांग लग रहा है, बट इतना भी स्ट्रांग नहीं, बट ऑफ कोर्स एक डिसेंट सेटअप लग रहा है। अब ग्लोबल क्यूज लीजिए या डोमेस्टिक क्यूज लीजिए, लेकिन अभिषेक इंपॉर्टेंट लेवल्स के बारे में बात करें, अब निफ्टी बैंक दोनों पे ही हम चर्चा करने वाले हैं कि ऑफ कोर्स 3-4 दिन का रैली हुआ, फिर थोड़ा सा स्टॉपेज हुआ, कूल ऑफ हुआ कहेंगे दोनों ही इंडेसेस में, पर स्ट्रेंथ बना हुआ था। और ब्रॉडर इंडेसेस की भी डेटा हमने चेक की, अगर एडवांस डिक्लाइन रेशियो की बात करें अभिषेक, तो बहुत अच्छा मोमेंटम देखने मिला है। कल भी जो क्लोजिंग था मिड कैप स्मॉल कैप इंडेसेस, ये मैं ट्रैक करता हूँ, तो यहाँ पे एक अच्छी मोमेंटम भी देखने मिल रही थी, और वायदे बाजार में भी एडवांस डिक्लाइन रेशियो जो है बुल्स के फेवर में था।
अब अभिषेक लेवल्स चेंज हो चुके हैं, जो ऑफकोर्स लास्ट वीक हम डिस्कस कर रहे थे रेंज बाउंड मार्केट में कैसे निफ्टी बैंक के लेवल्स रहते हैं। अब वो लेवल्स जो है रेजिस्टेंस लेवल, सपोर्ट लेवल्स अब नए हो गए हैं। अब रेंज की भी बात कर रहे थे अभिषेक कि जो छोटे रेंज में जो है ट्रैवल्स हो रहे थे दोनों इंडेसेस, अब शायद बड़े रेंज भी शायद आ सकते हैं। तो ज़रा अभिषेक बताएं कि यहाँ पे निफ्टी बैंक के दोनों के ही इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या रहने वाले हैं। मार्केट सेटअप अच्छा लग रहा है ऑन पेपर। शरद, निश्चित तौर पर देखिए निफ्टी के लिए अगर हम मजबूत अगर हम बेस की बात करें तो 25,000 पर बेस फॉर्म होते हुए दिख रहा है। हालांकि 25,200 पर एक छोटा सा हर्डल बाजार के लिए है। तो आज अगर आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों अगर पूछेंगे ना तो 25,000 सपोर्ट का लेवल है और 25,200 जो है वो छोटा रेजिस्टेंस है। लेकिन 25,200 पार होने के बाद आप देखेंगे कि निफ्टी के लिए जो अगला टारगेट हो जाएगा वो 25,500 होगा और उसके बाद 25,800 पर होगा। अब होगा ये कि सेक्टर रोटेशन होगा और आपको ना अभी भी बाजार में थोड़े स्टॉक स्पेसिफिक मौकों के बारे में सोचने की ज़रूरत है। अगर हम किसी को अगर मान लीजिए नई खरीदारी करनी हो या फिर नई एंट्री लेनी हो तो मुझे लगता है कि 25,000 के आसपास अगर मिल जाए तो बेहतर है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से डाउनसाइड प्रोटेक्टेड है, ये तेजी का बाजार है, बुलिश सेंटिमेंट है, तो शॉर्ट के बारे में तो सोचना नहीं है क्योंकि अगर आप शॉर्ट करेंगे तो फंसेंगे क्योंकि क्यों सारे के सारे अच्छे दिख रहे हैं। यहाँ से कोई डिस्टर्बिंग न्यूज़ आने वाली है नहीं। अर्निंग अभी काफ़ी दूर है। जो भी संकेत आएंगे बाजार के लिए उम्मीद करके चलेंगे कि वो पॉजिटिव फ्रंट पर ही आएंगे। तो यहाँ से चीज़ें ठीक लग रही हैं और 25,000 के आसपास एक बढ़िया, मैं कहता हूँ कि 24,900 से मान लीजिए 25,050 तक की जो रेंज है ना वो बाइंग के लिए एक बढ़िया रेंज रहेगी। 25,200 पर आज नजर रहेगी। देखते हैं कि 25,200 का हडल आज निफ्टी पार करता है नहीं। अगर निफ्टी इसको पार कर लेता है तो निश्चित तौर पर आप फिर 25,500 25,800 की तैयारी कर लीजिए। अब जो भी स्टॉक स्पेसिफिक जो न्यूज आती है, सेक्टर स्पेसिफिक जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं वहां पर फोकस करके चलना है। फाइनेंशियल अच्छी दौड़ लगा चुके हैं, शायद थोड़ी थोड़ी हो सकता है कि लोग प्रॉफिट टेकिंग के मूड में आए। ऐसा नहीं कि कोई सेंटिमेंट में कोई मोमेंटम में डेंट हुआ है, थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग आ सकती है। लेकिन आईटी में भी आज फिर से आपको सपोर्ट करता हुआ दिख सकता है निफ्टी के लिहाज से अगर बात करें तो। निफ्टी बैंक कल के सत्र की अगर बात करें तो आईसीसी बैंक और एचडीएफसी बैंक ये दोनों बड़े बैंक हैं। 55% का दोनों का मिला के क्यूमुलेटिव वेटेज है। तो कल ये कमजोर है तो उसके चलते हमने देखा कि थोड़ी थोड़ी कमजोरी दिखी। लेकिन एक चीज देखने को मिल रही है कि 57,000 के ऊपर टिकने में थोड़ी सी मुश्किल आ रही है। 57,000 एक इमीडिएट कह सकते हैं कि एक रेजिस्टेंस का लेवल भी है। और कल जहां पर शुरुआत हुई तो हमने कहा था कि 25,200 निफ्टी का रेजिस्टेंस है और निफ्टी बैंक का रेजिस्टेंस 57,000 है और वहीं खुलने के बाद बाजार वहां से थोड़े रिवर्स होते हुए दिखे थे। तो देखते हैं कि उसको पार करता नहीं करता है। लेकिन अगर मैं एक छोटे टाइम के लिए एक नैरो रेंज जरूर बन गई है। 56,500 पर निफ्टी बैंक के लिए सपोर्ट है और 57,000 एक रेजिस्टेंस के तौर पर काम करता हुआ दिखेगा। 57,000 के पार जाकर अगर टिके तो निफ्टी बैंक में आप 58,000 तक की एक तरफा तेजी की आप उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन जो सेक्टर्स आपको ध्यान में रखने हैं, देखिए आईटी में मोमेंटम आप देख रहे हैं। इंफ्रा कैपिटल गुड्स वाले शेयर में भी आपको नजर रखने की जरूरत है। पावर और पावर की वैल्यू चेन से जुड़ी जो भी कंपनीज हैं उन पर आप जरा फोकस करके चलिए। कल के सत्र में हम जब बातचीत कर रहे थे तो हमारे तमाम एक्सपर्ट्स ने वोल्टास को खरीदने की सलाह दी थी और बाकी भी पावर स्टॉक्स में अच्छी रौनक आ रही है। तो ये कुछ थीम्स हैं जहां पर आपको नजर रखने की जरूरत है। केमिकल स्टॉक्स में भी थोड़ी थोड़ी सी गर्मी है, उस पर फोकस करके चलने की जरूरत है। तो सेक्टोरल रोटेशन होगा। अभी तक जो सेगमेंट चल रहे थे बाजार में, रियल एस्टेट, बैंक, फाइनेंशियल, कंज्यूमर, शायद थोड़े से नरम पड़े और किसी और सेगमेंट से वो लीडरशिप आए और उन पर बाजार में आपको फोकस करने की जरूरत है। ओवरऑल अगर हम सेटअप की बात करें तो पॉजिटिव है, बाजार तेजी का है। अगर गिरावट आए तो आपको उसका इस्तेमाल खरीदारी करने के लिए या फिर अपनी खरीदारी को बढ़ाने के लिए करना है, शॉर्ट नहीं करना है। शॉर्ट वालों को भी दूर रहने की सलाह है। चलिए अपने एक्सपर्ट को जोड़ लेते हैं और उनसे समझते हैं कि बाजार में आपकी रणनीति आज के सत्र में क्या होनी चाहिए और कहां पर ट्रेड लेकर आपके लिए पैसे बनाने के मौके मिलेंगे। मार्केट एनालिस्ट शरण लिलाने हमारे साथ जुड़ गए हैं। शरण जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका 18 न्यूज़ स्वदेश पर। एक बार शरण अपना व्यू जरा दीजिए मार्केट पर, बताइए आपको कैसा दिख रहा है मार्केट आज के लिए और कौन से लेवल्स पर फोकस करके चलना चाहिए।
गुड मॉर्निंग अभिषेक, गुड मॉर्निंग शरद। तो अभिषेक, जैसे मैंने कल भी आपको कहा था, निफ्टी बैंक अभी थोड़ा सा अंडर परफॉर्म करेगा और कल भी आप देखें तो वैसा ही ऑलमोस्ट गया। निफ्टी बैंक ने करीबन 0.4% डिक्लाइन किया और निफ्टी ने फ्लैटिश क्लोज दिया है। तो अभी भी मेरा व्यू कुछ चेंज नहीं हुआ है। निफ्टी का सपोर्ट वही रहेगा, काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 25,000 का। बैंक निफ्टी का भी सिमिलरली 56,000 का काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो शॉर्ट करने की तो राय रहेगी नहीं, बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी रहेगी। पर अभी मूव आगे चल के, जैसे मैंने बोला, निफ्टी बैंक निफ्टी कंसोलिडेट करेगा और सेक्टर स्पेसिफिक मूव आएगा। तो मेरे व्यू में आगे चल के जो 3 मुझे सेक्टर बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, एक है निफ्टी आईटी, निफ्टी ऑयल एंड गैस और निफ्टी एफएमसीजी। निफ्टी आईटी और निफ्टी ऑयल एंड गैस ऑन द वर्ज ऑफ अ ब्रेकआउट है, एक ट्रेंड रिवर्सल बोल सकते हो। काफी समय से अंडर परफॉर्म कर रहे थे, मुझे लग रहा है आने वाले समय में बहुत ही अच्छा परफॉर्म करेंगे। और मेरे आज के तीनों पिक भी सिमिलर लाइंस पे, अगर आप बोले तो मैं बताऊं। जी बिल्कुल। शरण, अपने सारे तीनों टेक्निकल पिक्स ज़रा बताएं और क्या थीमेटिक व्यू भी बन रहा है उस स्टॉक्स पे, वो भी ज़रा बताएं। तो पहला तो मेरा आईटी से रहेगा। आईटी एक वर्ज ऑफ ब्रेकआउट है, 200 डे मूविंग एवरेज के लेवल्स पे है। कल एक डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट दिया। तो ओवरली मुझे आईटी पे तो मैं काफी पॉजिटिव हुआ। मेरा पहला स्टॉक रहेगा टेक महिंद्रा। अगर टेक महिंद्रा की बात करें, एक डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट ऑलमोस्ट रिटेस्ट कर रहा है ट्रेंड लाइन को। यहाँ से अगर ब्रेकआउट हुआ तो काफी अच्छे लेवल्स आपको देखने मिलेंगे और एक बार शायद से स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई को भी रिटेस्ट करे। तो मेरा पहला स्टॉक रहेगा टेक महिंद्रा। आप 1610 के लेवल पे बाय कीजिए। टारगेट रहेगा 1660, 1710। स्टॉप लॉस रहेगा 1560। सेकेंड मेरा स्टॉक रहेगा अगेन निफ्टी ऑयल एंड गैस सेक्टर से। वो भी अब वर्ज ऑफ ब्रेकआउट पे है और यहाँ पे काफी स्टॉक्स अच्छे लग रहे हैं। मगर मेरा आज का पिक रहेगा गेल। आप गेल में बाय कीजिए 195 के लेवल्स पे। टारगेट रहेंगे 200, 205। स्टॉप लॉस रहेगा 190। और मेरा थर्ड स्टॉक रहेगा हिंदुस्तान यूनिलीवर। काफी समय से एक टाइट लेवल में कंसोलिडेट कर रहा है, ना ऊपर ना नीचे, और एक अभी आ गया एक पॉइंट पे। मुझे लग रहा है अभी यहाँ से आपको ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। स्टॉक जस्ट अपने 200 डे ईएमए को टच कर रहा है, रिटेस्ट कर रहा है 2400 के आसपास। तो मुझे लग रहा है आज या आने वाले हफ्ते में आपको काफी अच्छा ब्रेकआउट दिख सकता है हिंदुस्तान यूनिलीवर में। तो आप हिंदुस्तान यूनिलीवर में बाय कीजिए 2395। टारगेट रहेगा 2450 और 2500। स्टॉप लॉस रहेगा 2350 ऑन डेली क्लोजिंग बेसिस। फैक्ट ये एक ऑब्जर्वेशन भी है, सेक्टोरल टर्निंग जो है बहुत फटाफट इन दिनों हो रही है और पैटर्न्स जो हैं बहुत जल्दी चेंज हो रहे हैं और नए पैटर्न्स डेवलप भी हो रहे हैं। आईटी और एफएमसीजी, इनफैक्ट आईटी सेक्टर ने ही कल कमान संभाल ली थी और काफ़ी अच्छा एक्शन। मेजर आईटी प्लेयर्स, मिड कैप आईटी स्पेस, हर तरफ अच्छी खासी मजबूती के बीच कामकाज देखने को मिला था और आईटी की तेज़ी जो है वो आगे भी जारी रहने के पूरे आसार नजर आ रहे, क्योंकि एक तो ये तेज़ी का दौर शुरू हुआ है आईटी सेक्टर के लिए। दूसरा, कल हमने देखा नैस्डैक में लगातार तेज़ी की हैट्रिक, मजबूती की चाल, और टेक्नोलॉजी हैवी इंडेक्स है यूएस का, वहाँ की तेज़ी जो है वो डोमेस्टिक आईटी प्लेयर्स को और ज़्यादा मजबूती प्रदान करेगी और इनफैक्ट डोमेस्टिक आईटी स्पेस ऑलरेडी एक्शन दिखा रहा है। इसी के चलते आईटी मेजर्स हमारे एक्सपर्ट के रेडार पर है। एलटीआई माइंट्री पर भी इनफैक्ट शरण की राय थी और वो तो तब थी जब आईटी सेक्टर ने तेज़ी का दौर शुरू तक नहीं किया था और स्टॉक में मूव्स नज़र आ रहे हैं आईटी सेक्टर के। गेल और एचयूएल एफएमसीजी प्लेयर, इस पर भी नज़र है और गेल के स्टॉक प्राइस पर भी टारगेट स्टॉप लॉसेस लगातार आपकी स्क्रीन पर हम ऐड करते जाएंगे। शरण, गुड मॉर्निंग टू यू। आईटी की ही जहां बात चली है, मिड कैप आईटी स्पेस में भी कुछ चुनिंदा स्टॉक्स जो कल अच्छा खासा एक्शन दिखा रहे थे, उन पर आपसे एक राय जानना चाहेंगे। एक तो परसिस्टेंट सिस्टम में अच्छी खासी मजबूती थी, साथ साथ कोफोर्ज, ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज जैसे स्टॉक्स भी थे जो मजबूती की चाल दिखा रहे थे। किस तरह से इनके चार्ट्स नजर आते हैं और यहाँ से मिड कैप आईटी पर आपकी राय क्या होगी? तो गुड मॉर्निंग मानसी। ओएफएसएस की बात करें तो काफी अच्छा ब्रेकआउट दे चुका है स्टॉक ऑलरेडी और मुझे लग रहा है यहाँ से रैली तो जस्ट स्टार्ट हुई है। मुझे, अगर आप बोले, स्टॉक ने अपना हाई मारा था अराउंड 11 to 12,000 के लेवल से, और जिस हिसाब से वॉल्यूम से कल ब्रेकआउट आया है, अपने 200 डे मूविंग एवरेज को ब्रेक किया है, तो मुझे लगेगा ये रैली जारी रहेगी।
और सिमिलर परसिस्टेंट सिस्टम ने भी एक पोल एंड फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट दिया है। ब्रेकआउट की कल कंफर्मेशन आई है अराउंड 6000 लेवल्स के। अगर 6000 लेवल के ऊपर ट्रेड करता दिखाई दिया तो आपको ये डेफिनेटली अपना ऑल टाइम हाई रिटेस्ट करते हुए दिखाई देगा। और ओवरली अगर निफ्टी आईटी पूरे इंडेक्स की बात करें, एक ब्रेकआउट के वर्ज पे स्टैंडिंग ऑन अ ब्रेकआउट, तो नई परसिस्टेंस कोफॉन, मुझे लग रहा है सारे स्टॉक्स और सारे आईटी कंपनीज में आपको एक अच्छी मूवमेंट दिख सकती है आगे आने समय पे। और कोफॉज की अगर बात करें तो ब्रेकआउट कंफर्मेशन आ गया है। स्टॉक में फंडामेंटली भी काफी ट्रिगर्स है, जहां तक मुझे मालूम है शायद से बोनस इशू और स्प्लिट भी आ रहा है स्टॉक में। तो कोफॉज भी काफी पॉजिटिव है, एक बार अपना एटीएच जरूर रिटेस्ट करेगा अराउंड 2000 लेवल्स के आसपास। ये तो आईटी सेक्टर में मोमेंटम लौटा है और ये तेजी जो है जारी रहने के पूरे आसार इस वक्त नजर आ रहे हैं। मिड कैप आईटी स्पेस, लार्जर आईटी प्लेयर्स, हर तरफ अच्छी खासी एक्शन और तेजी के लेवल्स जो हैं वो इस वक्त नजर आ रहे हैं। एक्सपर्ट्स के भी रेडार पर आईटी सेक्टर सबसे पहले, उसके साथ साथ कंजम्पशन का खेमा भी है जिस पर नजर रखनी चाहिए। लेकिन चलिए आगे बढ़ेंगे और इन सेक्टर्स के अलावा भी स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स कहाँ पर है ये भी समझेंगे। और शरद, इनफैक्ट खबरों वाले शेयर्स में भी आज स्टॉक्स के बदले सेक्टर स्पेसिफिक न्यूज़ फ्लो ज़्यादा है। लिकर सेक्टर से शुरुआत करेंगे आप? जी बिल्कुल, लिकर सेक्टर के शुरुआत करेंगे, लेकिन नेगेटिव न्यूज़ फ्लो है खास करके महाराष्ट्र को लेके, एज अ कंज्यूमर के लिए और बिजनेस के लिए भी। सबसे पहले बता दूं कि ऑलमोस्ट कह सकते 3 टाइम्स का मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट का पहले रेशियो रहता था, अब वो 4.5 टाइम्स हो गया है। तो सोचिए महंगे हो जाएंगे ओवरऑल शराब, अगर आप सिंप्लीफाई करके मैं बताऊं तो। लिकर जो है ऑफकोर्स देखेंगे, कैबिनेट ने एक्साइज ड्यूटी जो है बढ़ा दिया, अब जो है इसको बढ़ा के लगभग 260 रुपये प्रति बल्क लीटर कर दिया। नई लिकर पॉलिसी से लगभग 14,000 करोड़ रुपए का एक्स्ट्रा रेवेन्यू आएगा। लेकिन आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है? स्टॉक्स में यूनाइटेड स्पिरिट्स का 20 से 22% रेवेन्यू यहाँ से आता है। ये ऑफकोर्स एक इम्पैक्ट आएगा, 2 से 3% का जो है आपका अर्निंग्स पे इम्पैक्ट आ सकता है। वही राडिको खातान लगभग 7 से लेकर 8% का रेवेन्यू उनका आता है महाराष्ट्र से, तो उतना इम्पैक्ट उनको नहीं मिलेगा। ये एलारा कैपिटल का रिपोर्ट है। लेकिन यूनाइटेड स्पिरिट्स और बाकी सारे लिकर स्टॉक्स, उन पे जो है ऑफकोर्स आज जो है आप कह सकते हैं लाल निशान में खुल सकते हैं। आईटी स्पेस में बात करें तो थोड़े दिन पहले, और ऑफकोर्स शरण ने भी पॉइंट आउट किया था कि आईटी स्पेस में अच्छी बाइंग आ रही है। लेकिन यहाँ पे लार्ज कैप आईटी स्पेस से 2 इंपॉर्टेंट न्यूज़ फ्लोज है। विप्रो अपनी स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप बढ़ा रहे हैं मेट्रो एजी से अगले 2 साल के लिए। वही HCL टेक की बात करें तो स्टैंडर्ड इंश्योरेंस के साथ अपनी जो है एक्सटेंड कर रहे हैं ओवरऑल प्रोडक्ट के लाइफ के जितने भी प्रोसेसेस हैं। हैवेल्स इंडिया की बात करें तो CCI की अप्रूवल आ गई है उनकी स्टेक बाई गोल्डी सोलार में। ऑफकोर्स ये स्टेक बाई बहुत महंगा स्टेक बाई था और क्वेश्चंस भी उठे थे कि इतने बड़े एक्विजिशन जो नॉन कोर बिजनेस में है वो क्यों किया जा रहा है, बट अभी अप्रूवल आ चुकी है CCI की। IRCTC पे भी नज़र रखिएगा, रेलवेज एक्सप्लोर कर रहे पॉसिबिलिटी जहाँ पे जो पैसेंजर चार्ज जो अभी 4 घंटा पहले लगता है जब ट्रेन खुलता है, अब 24 घंटा पहले आ जाएगा। तो ऑफकोर्स टिकट बुकिंग सेगमेंट पे जो है नज़र ज़रूर रहेगी, खास करके IRCTC पे। लेकिन ऑफकोर्स आज जो है ज़्यादा सेक्टर स्पेसिफिक मूव ज़्यादा देखने मिल सकता है। आप पावर सेक्टर ले लीजिए जहाँ पे अच्छी कमेंट्री आई है गवर्नमेंट से। मेटल स्टॉक्स भी देख लीजिए जहाँ पे चाइना US का फ्रेमवर्क में एग्रीमेंट हुआ है। तो बहुत सारे जो है सेक्टर्स टू वॉच है जो हम आपको धीरे धीरे करके बताएंगे आज, लेकिन इन स्टॉक्स पे आज ज़्यादा फोकस रखिए। अभिषेक। शरद, हाँ शरद, आपने जो पहली खबर बताई जो लेकर वाली, आप कह रहे हैं कि नहीं सेक्टर के लिए भी नेगेटिव है, कंज्यूमर्स के लिए नेगेटिव है। तो कंज्यूमर के लिए नेगेटिव है या पॉजिटिव है? अब शराब महंगी हो गई है, कंजम्पशन थोड़ा कम होगा, सेहत अच्छी रहेगी। जी बिल्कुल, डिपेंड करता है कौन सा दिन है हफ्ते का। तो शायद मंडे टू फ्राइडे जो है सेहत अच्छा रह सकता है, लेकिन वीकेंड में ज़रूर महाराष्ट्र एक बहुत बड़ा कंजम्पशन मार्केट है। तो ऑफकोर्स यूथ जो होती है तो ऑफकोर्स फर्स्ट ड्रिंक्स जो होते हैं, ये सारे जो बिलिंग्स होते हैं, मुझे लगता है कि टी टोटलर्स के लिए ये खबर कम मायने रखेंगी। टी टोटलर्स के लिए खबर कम मायने रखेंगी। हाँ, लेकिन जो वीकेंड एंजॉय करना चाहते हैं उनके लिए महंगी हो रही है शराब। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। मतलब मुझे लगता नहीं कि इस तरह की जो गुड्स है ना महंगी हो जाए तो कंजम्पशन पर प्रभाव पड़ता है। जी बिल्कुल। कितनी बार ये खबर आती है कि नहीं टैक्स बढ़ेगा टोबैको पर, सिगरेट पर, कुछ नहीं हुआ। कंजम्पशन जितनी थी उतनी चलती रही। हाँ, अभिषेक अच्छा काम करते हैं, इस खबर को थोड़ा सा ना विस्तार से समझ लेते हैं। जी बिल्कुल। शरद कुछ कह रहे थे आप?
हाँ, तो एक काम करते हैं, अनुराग शाह हमारे साथ जुड़ गए हैं। जरा समझते हैं कि ये डिसीजन क्यों लिया गया है और इससे महाराष्ट्र सरकार का जो रेवेन्यू कलेक्शन है वो कितना बढ़ जाएगा। पूरी डिटेल के साथ अनुराग जुड़ गए हैं। अनुराग बताइए, क्या खबर आपके पास है? महाराष्ट्र सरकार के द्वारा नई लिकर नीति को मंजूरी दी गई है और इस नई नीति के बाद जो एक्साइज ड्यूटी में बढ़ोतरी होगी और उससे सरकार का जो रेवेन्यू है वो 14,000 करोड़ रुपए बढ़ेगा। तो नई नीति के अंतर्गत जो एक्साइज ड्यूटी है इंडियन मेड फॉरेन लिकर के ऊपर वो बढ़ा के पहले जो 3 गुना थी लागत की उसे 4.5 गुना कर दिया गया है। इसके अलावा जो कंट्री लिकर पे ड्यूटी है उसे 180 रुपए से बढ़ा के 205 रुपए प्रति प्रूफ लीटर किया गया है। इसके अलावा इंडियन मेड जो फॉरेन लिकर है उस पे जो ड्यूटी कैप की गई है 260 रुपए प्रति बल्क लीटर। इसके अलावा जो मिनिमम प्राइस है उसको भी नोटिफाई किया गया है 180 ml के लिए, जो कि कंट्री लिकर के लिए 80 रुपए है। महाराष्ट्र मेड लिकर जो एक नई कैटेगरी इंट्रोड्यूस की गई है उसके लिए 148 रुपए है। इंडियन मेड फॉरेन लिकर के लिए जो मिनिमम प्राइस रखी गई 180 ml की वो है 205 रुपए और प्रीमियम फॉरेन लिकर की जो 180 ml के लिए मिनिमम कीमत रखी गई है, नोटिफाई की गई है, वो 360 रुपए। तो ये रेट जो है वो भी महाराष्ट्र सरकार के द्वारा नोटिफाई किए गए हैं और एक नई कैटेगरी बनाई गई है महाराष्ट्र मेड लिकर की, जिसे MML का नाम दिया जाएगा, जिसका मकसद होगा कि ग्रेन बेस्ड जो स्पिरिट्स होते हैं जो लोकल घरेलू मैन्युफैक्चरर्स को बढ़ावा देने के लिए ये नई कैटेगरी भी इंट्रोड्यूस की गई है। तो सरकार का मकसद यही है कि नई नीति के जरिए कुल जो रेवेन्यू है वो आय बढ़ाई जाए सरकार की और जो बेटर रेगुलेशन भी किए जाए। तो इस नई नीति के लागू होने के बाद सालाना 14,000 करोड़ रुपए महाराष्ट्र सरकार को ज्यादा रेवेन्यू मिलेगा। ठीक है, तो काफी अग्रेसिव टारगेट है अनुराग, बहुत शुक्रिया। 14,000 करोड़ रुपए की एडिशनल रेवेन्यू महाराष्ट्र सरकार के पास आ जाएगी इस नई लिकर पॉलिसी से। शरण, आपसे जानना चाहेंगे, कल हम देख रहे थे कि वैसे यूनाइटेड स्पिरिट्स की बातचीत कर रहे थे और यूएसएल को लेकर खबर ये आई थी कि उनकी पेरेंट कंपनी जो है डियाजियो पीएलसी वो आरसीईबी में स्टेक सेल कर सकती है। हालांकि बाद में उनका खंडन आ गया कि नहीं, ये खबर निराधार है। आप कैसे देख रहे हैं इस डिसीजन को और कोई लिकर स्टॉक जो आपके फोकस में हो? तो अभिषेक जी, 2 ही स्टॉक मेरे फोकस में थे, यूनाइटेड स्पिरिट्स और राडिको खैतान। मगर आज के न्यूज के बाद डेफिनेटली थोड़ा आपको नेगेटिव रिएक्शन देखने को मिलेगा। राडिको खैतान की अगर बात करें तो वो स्टॉक ने अपना एक अच्छा खासा ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट दे दिया था, ब्रेकआउट को रिटेस्ट करके कंसोलिडेट कर रहा है। मगर एक बार अभी आज ओपनिंग पे रिव्यू करेंगे। और बात रही इन्फ्लेशन या अल्कोहल में मुझे नहीं लगता है ड्यूटी से कुछ ज्यादा फर्क पड़ता है। एक बेसिकली एक इन्फ्लेशन हेज है, जो पीने वाला है वो डेफिनेटली पिएगा, अगर महंगा नहीं पिएगा तो सस्ता पिएगा, मगर वो डेफिनेटली एट द एंड ऑफ द डे ड्रिंक तो पीने ही वाला है। तो ओवरली मुझे लग रहा नहीं है ड्यूटी को ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा यूनाइटेड स्पिरिट्स या राडिको खैतान पे, मगर एक बार ओपनिंग पे रिव्यू जरूर करें। हाँ, ठीक है, ज़्यादा नेगेटिव असर पड़ने की आशंका कम है। एक राज्य में डिसीजन हुआ है एक्साइज बढ़ाने का, तो मे भी ये बात सही है कि हाँ, प्रीमियम ब्रांड्स का कंजम्पशन शायद थोड़ा कम होगा। जो थोड़े से सस्ते वाले ब्रांड्स हैं उनका कंजम्पशन बढ़ जाएगा। ओवरऑल मतलब थोड़ा ये न्यूट्रलाइज होता हुआ ज़रूर दिखेगा। एक और एक्सपर्ट को जोड़ लेते हैं, हरीश जुजारे हमारे साथ जुड़ गए हैं शो में। हरीश जी, गुड मॉर्निंग, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। हरीश जी, आप बताइए कि आपके नज़र में आज कौन से शेयर हैं और क्या खरीदने की आप सलाह दे रहे हैं? गुड मॉर्निंग अभिषेक जी, और सारे दर्शकों को भी नमस्कार। मार्केट में अगर निफ्टी की बात करते हैं, पहले तो मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से कंसोलिडेशन में है मार्केट, ऐसा मेजरली कंसोलिडेशन में लग रहा है, क्योंकि पिछले अगर कुछ दिनों की बात करते हैं, एक हफ्ते में एक दिन जो है पूरा मोमेंटम हो जाता है और उसके बाद पूरा हफ्ता एक साइडवेज कंसोलिडेशन में होता है। तो निफ्टी के लिए आज के लिए सपोर्ट्स बन रहा है 25,050 के अराउंड, और मुझे लग रहा है कि अभी भी स्ट्रेंथ है इंडेक्स में। मुझे लग रहा है कि बाय ऑन डिप्स का स्ट्रेटेजी फॉलो करना चाहिए और ऊपर की ओर मुझे लग रहा है कि 25,300 तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं शॉर्ट टर्म में निफ्टी में।
तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी मेंटेन करनी चाहिए। अगर बाय चांस 25,050 के अराउंड मिलता है तो मुझे लग रहा है कि 25,000 के स्टॉक मेंटेन करके बाय करना सकते हैं निफ्टी इंडेक्स में। फिर बैंक निफ्टी की बात करते हैं, बैंक निफ्टी में मुझे लग रहा है कि थोड़ा बहुत वीकनेस फर्दर देखने मिल सकता है। लास्ट कुछ दिनों के मोमेंटम के बाद कल और परसों और कल के दिन थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने मिला था ऊपर लेवल से बैंक निफ्टी में। मुझे लग रहा है कि और प्रॉफिट बुकिंग थोड़ा बहुत देखने मिल सकता है, क्योंकि सपोर्ट जोन है 56,300 के आसपास। तो मुझे लग रहा है कि 56,300 56,200 लेवल्स एक बार रिटेस्ट कर सकते हैं बैंक निफ्टी। तो फिर एक वहां पे बाय करने की राय है बैंक निफ्टी में। और दो स्टॉक्स है मेरे रडार पे आज के लिए बाय करने के। पहला स्टॉक है मेरा वोल्टास का। देखिए वोल्टास में बहुत दिनों के बाद कंसोलिडेशन के बाद कल के मुंह में एक बाइंग का अपॉर्चुनिटी देखने मिल रहा है मुझे। और मुझे लग रहा है कि ऊपर के ओर मुझे 1400 से लेके 1500 के लेवल्स कल टारगेट्स लग सकते हैं शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए वोल्टास में। और स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 1260 का। और मुझे लग रहा है कि एक वोल्टास अच्छा बेट रहेगा करंट लेवल्स में बाय करने के लिए। दूसरा है मेरे हिसाब से, देखिए डिफेंस स्टॉक्स कुछ दिनों से साइडवेज कंसोलिडेशन में, उसमें से एक HAL है, वापस एक बार कल के सत्र में कंसोलिडेशन के बाद एक पॉजिटिव क्रॉसओवर दिया है। और दूसरा चीज है कि वॉल्यूम्स भी साथ गेंस देखने मिला है। तो मुझे लग रहा है कि एक HAL बाय करने की राह है। और ऊपर के लिए मुझे लग रहा है कि टारगेट्स बनेंगे 5,500 5,600 का। फर्स्ट टारगेट 5,500, बाद में 5,600 का। और स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 4,980 के लिए HAL में। ओके, सो हरीश की तरफ से इंडेक्स वाइज रणनीति और डिफेंस सेक्टर से जुड़ा स्टॉक डिफेंस मेजर HAL डिफेंस क्षेत्र फोकस रेडार पर भी है। कल भी 2% के गेंस के साथ HAL में क्लोजिंग दिखी थी। और वोल्टास तो कल से हम इनफैक्ट बात भी कर रहे हैं, ऑब्जर्व भी कर रहे हैं कि लगातार हमारे एक्सपर्ट्स के रेडार पर है। और वोल्टास की तेजी का दौर जो है ना 5 जून से शुरू हुआ है। 1228 के लेवल्स थे तब, वहां से लेकर अब तक महज 5 ट्रेडिंग सेशन के अंदर अंदर वोल्टास का स्टॉक जो ऑलमोस्ट 7 से 8% चल गया है। यहां और ज्यादा तेजी के आसार भी नजर आते हैं। 1400 के लेवल्स पहले, उसके बाद 1500 तक जाने का भी दमखम रखता हुआ ये स्टॉक। सो 2 स्टॉक्स खरीदारी के हरीश की तरफ से, 3 स्टॉक्स शरण की तरफ से। बाजार खुलने से पहले 5 ट्रेडिंग कॉल्स और इंडेक्स वाइज नजरिया हमारे एक्सपर्ट्स ने आपके सामने रख दिया है, ताकि आपकी पूरी तैयारी मार्केट खुलने से पहले ही हो जाए। लेकिन सेक्टर स्पेसिफिक जहां हम लगातार बात करें कि सेक्टोरल टर्निंग की पैटर्न जो है वो फास्ट अप डेवलप हो रही है, तो ऐसे में हर रोज आपके लिए जानना जरूरी है कि कौन से सेक्टर्स हैं जो कि इस वक्त अपबीट दिखा रहे हैं, कौन से सेक्टर्स है जो कि लगाड़ है, कौन से सेक्टर्स पर खबरें हैं। कल हमने देखा बैंकिंग क्षेत्र में थोड़ा वॉलेटाइल मूव नजर आया, रियल एस्टेट सेक्टर ने भी बैक सीट पकड़ी थी। सारे सेक्टर्स भी हमारे रेडार पर है। आज के सेक्टर्स टू वॉच, शरद बताइए कौन से सेक्टर्स होंगे जिस पर आज नजर रखनी है। मानसी, हमने लिकर सेक्टर की तो बात डिस्कशन ऑलरेडी कर दी, तो यहाँ पे ऑफ कोर्स गवर्नमेंट का न्यूज़ स्पेसिफिक न्यूज़ फ्लो था कि महाराष्ट्र में कैबिनेट की एक्साइज बढ़ा रही है अल्कोहल पे, तो इस पर तो बड़ी डिस्कशन हो गई। लेकिन कौन से और सेक्टर्स है उस पर नज़र रखते हैं, मेटल्स पे रखिए। राइट, अब चाइना US का एग्रीमेंट हो चुका है, पूरा डिटेल्स नहीं आया है, बट अगर चाइना के फेवर में आता है तो एक अच्छी रैली या मोमेंटम आपको मेटल स्पेस में देखने मिल सकती है। और लास्ट वीक अगर हम बात करें तो ऑफ कोर्स मेटल स्पेस में पैलेडियम लीजिए, सिल्वर लीजिए, उनके प्राइसेस में बढ़ोतरी देखने मिली है। ऑफ कोर्स उसका एक रब ऑफ इफेक्ट हमारे स्टॉक्स हिंदुस्तान जिंक में भी आया है, बिकॉज वन ऑफ द लार्जेस्ट आप कह सकते हैं सिल्वर प्रोड्यूसर्स भी हैं। तो मेटल स्टॉक्स पे आप नज़र रखिए, ऑफ कोर्स पोजिशनल व्यू रहेगा। और एक इंटरेस्टिंगली पावर सेक्टर, इस पे भी जो है बहुत अच्छी पॉजिटिव कमेंट्री आ रही है पावर सेक्टर के मिनिस्टर से। गवर्नमेंट लगभग 270 गीगावाट का पीक डिमांड इस साल जो है रेडी है मीट करने के लिए, और कमेंट्री पावर मिनिस्टर से स्ट्रेंथ में देखने मिल रही है। और एक और है टेक्निकल लेवल्स के चलते, वो है बिल्डिंग मटेरियल्स के स्टॉक्स। हमने देखा रियल्टी स्टॉक्स में एक अच्छी रैली ऑलरेडी देखने मिली है। अब बिल्डिंग मटेरियल वाले जो स्टॉक्स है या अब सीमेंट स्टॉक्स है, यहाँ पे जो है ज़रूर एक और नज़र रखिएगा। और इनिशियली जो उनकी प्राइसिंग को लेके भी जो है क्या मोमेंटम आता है, वो भी एक की ट्रिगर रहने वाला है। क्योंकि ऑफकोर्स मानसून आया है, बट उतना भी अच्छे से नहीं आया है जो एक्सपेक्टेशंस था। प्री अराइवल मानसून बहुत पॉजिटिव था, सारे सेक्टर्स मूव कर रहे थे। लेकिन अब जो है कह सकते हैं पिछले 7 से 10 दिन में जो है मानसून उतना फुल्ली आया नहीं है भारत में। और अभी भी थोड़े हीट वेव्स और NCR रीजन में हमें पता चला है कि टेम्परेचर्स बहुत हाई हैं। तो ऑफकोर्स हमारे साथ राहुल जी जुड़ रहे हैं। नमस्कार, गुड मॉर्निंग राहुल जी। पावर सेक्टर पे जो है पॉजिटिव न्यूज़ फ्लोज आ रही हैं। पावर सेक्टर में आपको अगर कोई स्टॉक पिक करना हो तो कौन सा रहेगा? एंड ऑफकोर्स ये डिविडेंड प्ले होती है, रेगुलेटेड बिजनेस होती है, या कोई आप प्राइवेट प्ले देखना चाहते हैं? हाय, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आई थिंक जिस तरह से हमने देखे हैं कि लास्ट 1 साल के अंदर पावर स्टॉक्स के अंदर काफी सारे
मोमेंटम देखने को मिले हैं। तो मुझे लगता है कि अभी ऑब्वियसली देयर आर टू ट्रेड्स टू बी प्लेड इन दिस एंटायर पावर सेक्टर। ऑब्वियसली एक तो डायरेक्ट पावर कंपनीज है जैसे टाटा पावर है और जेएसडब्ल्यू एनर्जी है, ये दोनों तो है ही मेरे ख्याल से। दोनों स्टॉक्स मेरे ख्याल से रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड और वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। इंक्लूडिंग दिस पावर फाइनेंस कंपनीज जो भी मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, जैसे आरईसी पीएफसी हम बात करें तो जो पहले डिपेंडेंसी हुआ करती थी खाली एससीबीज के ऊपर, अभी आप देखें तो टोटल एंटायर थिंग्स हैव मूव्ड नॉट ओनली ऑन एससीबीज बट पूरा आप देखें तो मेरे ख्याल से फुल फ्लेज फाइनेंशियल्स एनबीएफसी हो गई है। तो मेरे ख्याल से जिस तरह से हमने फाइनेंशियल्स में रन अप देखा है तो आरईसी पीएफसी वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव बहुत ही सस्ते हैं हम देखें, और डिविडेंड यील्ड भी काफी उम्दा है। और जिस तरह से पावर एज अ सेक्टर की जो ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री है फॉर नेक्स्ट 5-6 ईयर्स, जो गवर्नमेंट का भी जो है इन टर्म्स ऑफ स्टेक, तो माई सेंसेस के दोनों बहुत ही अच्छे उम्दा रहेंगे। और पावर स्टॉक्स के अंदर जो डायरेक्ट प्ले करना है तो टाटा पावर और जेएसडब्ल्यू एनर्जी मेरे ख्याल से उम्दा रहेंगे यहाँ तेजी करने के लिए। इम्पोर्टेंट कॉल जो है पावर स्टॉक्स रिलेटेड राहुल की तरफ से। शरण, बिल्डिंग मटेरियल्स पे जो है बातचीत भी हमारी हुई थी कि टेक्निकल सेटअप अच्छा लग रहा है। कुछ अच्छे स्टॉक्स आपके नज़र में हैं शरण? बिल्डिंग मटेरियल वाले स्टॉक्स पे एक अच्छी रब ऑफ इफेक्ट रियल्टी स्टॉक्स में आई है, तो अब क्या लगता है बिल्डिंग मटेरियल स्टॉक्स में कुछ देखना चाहिए? सीमेंट हो या कोई एंसिलरी हो आपके सामने? तो मुझे टाइल्स और सेक्टर काफी अच्छा लग रहा है शरद। अगर आप देखें सेरा सैनिटरी में कल काफी अच्छा मूव आया था। अभी मुझे उसको ही सिमिलर लाइन टाइल्स के लीडर कजारिया सीमेंट्स काफी अच्छा लग रहा है। तो अगर आप स्टॉक की अगर टेक्निकल बात करें, आज स्टॉक ने अपने 200 डे मूविंग एवरेज को काफी अच्छे वॉल्यूम से ब्रेकआउट किया है। और जब जब शरद ऐसा होता है आप स्टॉक में काफी अच्छी फास्ट मूव देख सकते हैं। मैं 10, 20, 30% मूव्स की अनफॉर्चुनेटली बात कर हमारे रहा हूँ। कवरेज स्पेस में नहीं है। इसी स्पेस से जुड़ा Sorry. कोई और स्टॉक अगर आपके फोकस रेडार पर आए तो आप बताइएगा ज़रूर। लेकिन इस बीच हैवेल्स इंडिया को लेकर भी एक खबर आई है। गोल्डी सोलर में हिस्सा खरीद को सीसीआई से मंजूरी मिलती हुई दिखी है। हैवेल्स इंडिया के चार्ट्स पर एक नज़र होनी चाहिए। और पिछले दिनों जिस तरह का इम्पैक्ट हमने स्टॉक में देखा है 1569 के लेवल्स, न्यूज़ फ्लो का इम्पैक्ट करीब 1.5 से 2% की तेजी के साथ कल वॉलेटाइल मार्केट्स में भी स्टॉक ने अप मूव दिखाया। शरण, इस पर कोई राय दे सकते हैं आप? हैवेल्स टेक्निकली कंसोलिडेशन फेज में है मानसी जी। मुझे लग रहा है एक आपको ब्रेकआउट दिखाई देगा 1600 एंड 1625 के ऊपर अगर ट्रेड करना चालू करे। अभी तो स्टॉक एक काफी समय से, अगर आप दिसंबर से देखें, काफी 6 मंथ्स हो गए कंसोलिडेट ही कर रहा है। तो अगर एक बार मूव आपको 1625 के ऊपर दिखे या 200 डे डीएमए के ऊपर जब ब्रेकआउट करता है तो एक बार रिव्यू कर सकते हैं। अभी ओवरऑल कंसोलिडेट कर रहा है, 1625 के ऊपर एक ट्रेंड रिवर्सल दिखाई देगा। टैक्टफुली हैवेल्स इंडिया को प्ले करना चाहिए और लेवल्स जो है इंपॉर्टेंट वो शरण हमें बता रहे हैं। लेकिन ग्रेसिम के चार्ट्स पर भी नज़र होनी चाहिए। कल ये हमारे फोकस रेडार पर भी था और फोकस में इसलिए क्योंकि एक ब्रोकरेज रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। ब्रोकरेज रिपोर्ट के रैशनल्स भी काफ़ी पॉजिटिव थे। मॉर्गन स्टैनली ने ग्रेसिम इंडस्ट्रीज पर अपग्रेड किया है इक्वल वेट से ओवरवेट, और साथ ही टारगेट्स को भी उन्होंने बढ़ाया है। जहां 2975 के टारगेट्स वो बता रहे थे, अब उनका ये मानना है कि 3500 यानी कि 3500 तक के लेवल्स भी ग्रेसिम में नजर आ सकते हैं। हरीश, गुड मॉर्निंग टू यू। अक्रॉस सेगमेंट्स मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज इस रिपोर्ट में बताई गई थी कि हो सकता है ग्रेसिम के लिए डेवलपमेंटल मूव्स के तौर पर नजर आए। 3500 तक के लेवल्स एंटिसिपेट करके चल रहे। कल स्टॉक में 4% की तेजी नजर आई थी। कल के साथ में देखा है तो ग्रासिम जो है गैप अप ओपनिंग किया था और मुझे लग रहा है कि यहाँ पे गैप फॉर्मेशन बना हुआ है टेक्निकल चार्ट्स पे। तो उसके चलते मुझे लग रहा है कि, और एक डोजी का फॉर्मेशन जो बना रहा है थोड़ा इंडेसिसिव है, तो हो सकता है कि मुझे लग रहा है कि वापस एक बार रिटेस्ट करेगा जो गैप फॉर्मेशन है 2625 का लेवल्स, तो वो रिटेस्ट करेगा वहां से, फिर से एक बार बाउंस आने के ज्यादा चांसेस लग रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि ग्रासिम बिल्कुल ऊपर के लेवल अगर देखा है तो लेवल्स पे 2800 से 2900 का रेजिस्टेंस जोन है जो प्रीवियस ऑल टाइम हाई से, तो ये क्रॉस करना जरूरी है फर्दर रैली के लिए। तो फिलहाल के लिए मैं अगर किसी के पास लॉन्ग है तो होल्ड रखना चाहिए ऊपर के टारगेट्स के लिए 29
100 के लिए, और किसी को बाइंग करना है तो मुझे लग रहा है कि फ्रेश बाइंग के लिए थोड़ा वेट करे, एक डिप मिल सकता है स्टॉक में, क्योंकि जो गैप फॉर्मेशन है वहां पे फिल हो सकता है। तो टू डिप्स में बाय करने की राह है। 2625 2650 के अराउंड नीचे मिलता है तो बेटर लेवल्स रहेगा बाय करने के लिए ग्रासिम में। गिरावट में खरीदारी के मौके ढूंढने की राय, ग्रासिम इंडस्ट्रीज पे पॉजिटिव ब्रोकरेज रिपोर्ट और रिपोर्ट का असर कल के सत्र में स्टॉक मूव में नजर आया। लेकिन अब आगे बढ़ेंगे और हमारी खास सेगमेंट एसएमई आईपीओ से सावधान की तरफ बढ़ेंगे। शरद, एसएमई आईपीओ से सावधान हमारी ये मुहिम जो है रंग ला रही है और व्यूअर्स का भी बढ़िया रिस्पांस मिल रहा है, और इस मुहिम से हमारा मकसद तो यही है कि व्यूअर्स किसी भी तरह के आईपीओ से जुड़े पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, सारी डिटेलिंग उनको मिलती रहे। जी बिल्कुल। मैं एक्चुअली मेरी रिसर्च टीम को थैंक करना चाहता हूँ। बहुत डेडिकेटेड नए रिसर्च मेंबर्स हमारे पास आए हैं और बहुत सॉलिड रिसर्च आता है, इन्वेस्टिगेटिव रिसर्च करते हैं, फिर वहाँ से अच्छी रिसर्च आती है, फिर हम आपको बताते हैं। लेकिन आज का जो कंपनी है उस पर नज़र डालते हैं, वो है एटन पेपर्स एंड फोम। ओके, मर्चेंट बैंकर हैं स्वास्तिका इन्वेस्टमार्ट। अगर ये कंपनी के बारे में बात करें तो कंपनी जो है प्रोक्योर करती है अलग अलग पेपर मिल से पेपर्स, और फिर वो क्लाइंट्स को देती है पैकेजिंग प्रोडक्ट्स की इंडस्ट्री में। एक टाइप से इंटरमीडियरी हो गया पेपर इंडस्ट्री में। अब बहुत सारे कंसर्न्स भी आए हैं। ओवरऑल पेपर इंडस्ट्री की बात करें तो याद रखिएगा एक साइक्लिकल इंडस्ट्री है पेपर इंडस्ट्री, और ग्लोबल जो क्राफ्ट पल्प प्राइसेस होते हैं या जो भी प्राइसिंग हो रही है वो डाउन ट्रेंड में चल रही है, जिस सेगमेंट्स में ये अब जो है ऑपरेट कर रहे हैं। वॉलेटिलिटी बहुत है रॉ मटेरियल कॉस्ट में, और कंपनी जो है फ्यूचर में एक्सपेक्ट कर रही है कि वो जाने वाले हैं वेस्ट प्रोसेसिंग यूनिट्स को लेकर, अभी तक वो गए नहीं हैं। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस बहुत हो रहे हैं। अगर प्रमोटर के बारे में बात करें या हम बात करें ग्रुप की, तो दोनों के ही सेम लाइन ऑफ बिजनेस में बहुत सारे कंपनीज हैं। तो ऑफकोर्स कुछ सवाल तो ज़रूर उठते हैं अगर आप रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस की बात करें। और इंटरेस्टिंगली एक और पॉइंट हमारे आंख में आया, वो था कि कंपनी ने ट्रेडमार्क को अप्लाई किया ज़रूर है, बट उसको जो है खारिज कर दिया गया है। तो ऑफकोर्स एक मिडिल मैन है पेपर इंडस्ट्री में, अगर एक सिंप्लीफाई करें कंपनी में, तो यहाँ पे जो है कुछ कंसर्न्स आए जो हमने आपको बताया, और ग्रोथ प्लान भी कंपनी के बारे में बताया। लेकिन शरण, आप कैसे देखते हैं इस कंपनी को? कैसी है ये कंपनी पेपर इंडस्ट्री की? तो शरद, आपने काफी अच्छा समझाया। मैं थोड़ा फाइनेंशियल्स में आपको बताना चाहता हूँ। मुझे एक बात ये नहीं समझ आ रहा है, ये सारे आईपीओस को लेते हुए शरद, ये जस्ट आईपीओ के आते हुए इनके मार्जिन और रेवेन्यू इतने बढ़ कैसे जाते हैं, मुझे नहीं समझ आता है। इतने समय से हम आईपीओ की डिस्कशन कर रहे हैं, किसका मार्जिन 1 to 15% हो जाता है, किसका रेवेन्यू 5 गुना बढ़ जाता है, और जस्ट ये आईपीओ के आने से पहले ही होता है। उसके पहले खाली प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स होते हैं इनको। अभी ये कंपनी की भी बात करें, ईयर ऑन ईयर 45% शरद रेवेन्यू बढ़ गया है। सडनली जस्ट आईपीओ के आने के पहले एक ट्रेडिंग कंपनी का इतना फास्ट 40-50% से रेवेन्यू बढ़ना ही एक इतनी बड़ी रेड फ्लैग है। अभी मैं कैसे बताऊं। सेकेंडली, और शायद इतना बड़ा रेवेन्यू बढ़ चुका है, मगर आप रिसीवेबल जब देखे बैलेंस शीट में चेंज ही नहीं हुआ है। मगर आपको मोरलेस तो आपने क्या पूरा बिजनेस कैश पे किया है, इतने टफ एनवायरनमेंट, टफ मार्केट में होने के बावजूद, और आप एक ट्रेडर होने के बावजूद आपका तो बेसिक काम ही है बेसिकली क्रेडिट पे माल देना, और उस हिसाब से आपके रिसीवेबल्स नेग्लिजिबल ऊपर से कम हो गया और आपका रेवेन्यू 40% बढ़ गया है। तो मोरलेस एक रेड फ्लैग है। कंपनी में कोई सस्टेनेबल एडवांटेज नहीं है। आज मैं हूँ, आप हो, कोई भी आके कल ये बिजनेस चालू कर सकता है अपने रिलेशंस को लेवरेज करके। तो अगर कंपनी में कोई सस्टेनेबल एडवांटेज ही नहीं है तो आप इन्वेस्ट क्यों करेंगे? ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम कंपटीशन खाली बढ़ता हुआ जाएगा, और आप आगे पीछे चलेंगे। जो पेपर मैन्युफैक्चरर है वो मिडिल मैन को कट करने को ट्राई करेंगे, ना ही के बढ़ाने को। तो अगेन एक सस्टेनेबल कंपेटिटिव एडवांटेज नहीं है, वो भी एक नेगेटिव है। और अब पीयर्स की बात करें, जैसे ये पेपर्स लेते हैं, जेके पेपर, वेस्को पेपर और तमिलनाडु पेपर, उनके अगर आप रेवेन्यू देखें 5,000, 3,000, 4,000, और इनके सामने अगर इसका आप रेवेन्यू देखें अराउंड 138 करोड़, तो भी काफी कम है। वैल्यूएशन टर्म्स ये 10 से 15 के पीई पे ट्रेड करते हैं जेके पेपर, और ये सब इतने लार्ज प्लेयर होने के बावजूद। तो एक बात पता चल जाता है, इंडस्ट्री को ये हाई पी मिलनी नहीं है, और काफी सिक्लिकल इंडस्ट्री है। पेपर प्राइसेस, रॉ मटेरियल प्राइसेस इतने अप एंड डाउन होते हैं, क्योंकि इसको काफी इंपोर्ट भी किया जाता है, वुड और वुड रिलेटेड प्रोडक्ट्स। तो ओवरली शायद सस्टेनेबल एडवांटेज नहीं है।
और कुछ मोट नहीं है, तो इसके लिए अवॉइड कीजिए और समझिए। या हम लोग खाली अवॉइड देने के लिए नहीं देते। एसएमई आईपीओ में काफी हाई रिस्क है, लिक्विडिटी रिस्क है, और ये सब काफी 5 to 10 ईयर इन्वेस्टमेंट है। प्लीज समझ के इन्वेस्ट कीजिए। ओवर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम तो मैं क्लियरली अवॉइड बोलूंगा यहाँ पे। ठीक है, शॉर्ट टर्म में अवॉइड करने की सलाह है। कारोबार में दम नहीं है और आगे का भविष्य भी कुछ खास दिख नहीं रहा है। तो एसएमई को लेकर हमारी ये जो मुहिम है, ये जो सीरीज है एसएमई आईपीओ से सावधान, ये लगातार जारी है। और जो भी आईपीओ आएंगे इस स्पेस में हम सभी की पड़ताल करेंगे, और अगर कहीं पर अच्छे विकल्प नजर आते हैं तो उसके बारे में आपको हम अच्छे से गाइड भी करेंगे। लेकिन जहां पर लगता है कि आप फंस सकते हैं, जहां पर लगता है कि आपके पैसे डूब सकते हैं, हमारा फर्ज बनता है, हमारा धर्म है एज अ मीडिया ऑर्गेनाइजेशन कि हम आपको आगाह करते रहेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे और कुछ ऐसे शेयरों पर जरा नजर डालेंगे जो एक्शन में रहे हैं लेकिन कल थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिली। राहुल जी, कल हमने देखा कि जो प्रॉपर्टी वाले स्टॉक्स थे ना, गोदरेज प्रॉपर्टीज हो गया, डीएलएफ हो गया या फिर मैक्रोटेक, वहां पर थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग आई। हालांकि पॉलिसी से पहले ही अच्छे खासे चल गए थे, एक रीजन वो हो सकता है। लेकिन आप जरा ये बताइए राहुल जी कि क्या अगर डिप्स आते हैं तो आकर्षक होंगे शेयर ये खरीदारी करने के लिए? मेरे ख्याल से डेफिनेटली आप देखिए कि जिस तरह से फ्राइडे की आरबीआई पॉलिसी के बाद एक चीज तो क्लियर हो गया है कि आरबीआई लगातार लास्ट 3 से 4 महीने से व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर द फाइनेंशियल इंडस्ट्री और ग्रोथ की पर्सपेक्टिव मेरे हिसाब से करते रहे हैं। और जिस तरह से हमने पॉलिसी की बात करें तो उसमें दो चीज उम्दा है जो फेवर करेंगी ओवरऑल रियल एस्टेट सेक्टर को। एक है ऑब्वियसली लिक्विडिटी बैंकिंग सिस्टम के लिए स्ट्रांग हो जाएगी, रेट कट आ गया, और जीडीपी का जो प्रेडिक्शन है 6.5 मेरे ख्याल से वो रखा उन्होंने, जो था वही रखा। तो मेरे ख्याल से जिस तरह से हम देख रहे हैं कि इन्फ्लेशन का टारगेट भी उन्होंने कम किया, तो दिस आर ऑल डायरेक्टली इनको जो बेनिफिट होती है वो हाउसिंग कंपनीज के और रियल एस्टेट कंपनीज को बेनिफिट करती है। तो मेरे ख्याल से रियल एस्टेट स्टॉक्स मेरे ख्याल से ये रैली में चले उसके पहले काफी सारे पिट भी गए थे ऊपर के लेवल से। और हम देखें कि लास्ट 2 साल से लगातार क्वार्टर ऑन क्वार्टर परफॉर्मेंस प्लस ये सब रियल एस्टेट कंपनीज के मेरे ख्याल से नंबर भी काफी स्ट्रॉन्ग आते हुए देखने को मिले हैं। तो मेरे ख्याल से डेफिनेटली अभी जो सेल ऑफ आता है वापस सेक्टर मेरे ख्याल से परफॉर्म करता रहेगा, तेजी करते रहेंगे। तो मेरे ख्याल से एज यू राइटली प्रेडिक्टेड कि जो सेल ऑन कभी भी सेल ऑफ आते हैं जैसे प्रॉफिट बुकिंग के बाद, मेरे ख्याल से गोदरेज प्रॉपर्टीज, मैक्रोटेक, प्रेस्टीज, ओबेरॉय, ये चारों मेरे ख्याल से पार्टिसिपेट किया जा सकता है फॉर नेक्स्ट 6 months to 1 year। ठीक है, 6 महीने से लेके साल भर तक का नजरिया बना के आप गिरावट पर आप खरीदारी कर सकते हैं। थोड़ी सी और अगर बिकवाली बढ़ती है तो आपके लिए एंट्री का पॉइंट बेहतर हो जाएगा इन शेयरों में। राहुल जी, बहुत शुक्रिया, आज आपने हमारे लिए सुबह सुबह समय निकाला और तमाम शेयरों पर अपने व्यूज शेयर किए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन आपको बता दें कि अगर आप रेल से यात्रा करते हैं और आपकी धड़कनें बढ़ी रहती हैं चार्ट प्रिपेयर होने से पहले तक कि मेरी सीट कंफर्म होगी नहीं होगी, क्या करना होगा, तो आपके लिए एक बड़ी अच्छी खबर है। हमारे सहयोगी समीर दीक्षित हमारे साथ जुड़ गए हैं उस बड़ी खबर के साथ, और उस ब्रेक के बाद समीर से हम जानेंगे कि वो क्या राहत की खबर लेकर आए हैं रेल के मुसाफिरों के लिए। आप नहीं जाइएगा नहीं। नमस्कार, मार्केट्स लाइव में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे, मेरे साथ मेरे सहयोगी अभिषेक सत्यव्रतम भी जुड़े हुए हैं। हमारे साथ हमारे दोनों एक्सपर्ट्स हरीश जुजारे और शरण लिलाने हैं, और जो कि बाजार पर अपनी राय, अपनी एनालिसिस लगातार हमारे साथ शेयर कर रहे हैं। बस 1.5 मिनट में प्री ओपन के लेवल्स आपके स्क्रीन पर होंगे। पॉजिटिव शुरुआत की उम्मीद भारतीय बाजार के लिए इस वक्त नजर आ रही है, क्योंकि गिफ्ट निफ्टी की तरफ से पॉजिटिव इंप्लीकेशंस, इम्प्लाइड ओपन पॉजिटिव, भले ही आप 20-30 अंकों की मजबूती, लेकिन गिफ्ट निफ्टी शुरुआत अच्छी करते हुए एशियाई बाजार से मजबूती का ट्रेंड। और यूएस मार्केट्स में यूएस चाइना ट्रेड टॉक्स पर जो पॉजिटिव डायरेक्शन है उसका इम्पैक्ट आता हुआ लगातार नजर आ रहा है। इस बीच अभी इटर्नल में एक बड़े ब्लॉक की खबर आती हुई दिखी है। प्री ओपन में करीब 61 लाख शेयरों के सौदे होते हुए दिखे हैं। ये क्विक कॉमर्स, क्विक डिलीवरी जो स्पेस है,
ये काफ़ी हद तक फोकस रेडार में, कल भी ये फोकस रेडार में था। डाउनसाइड एक्शन देखने को मिला था बिकॉज इटर्नल और स्विगी की जहां बात चल रही है, अब वहां पर न्यू एंट्रेंस कंपटीशन की एंट्री, रैपिडो की एंट्री के साथ होती हुई, और इस पर लगातार कल बातचीत भी हो रही थी और आज ये बड़ा ब्लॉक होता हुआ इटर्नल पर, तो इस पर भी नजर रखनी होगी बाजार खुलने के साथ किस तरह के सेंटिमेंट्स अब नजर आते हैं। कमोडिटी मार्केट में हम देख रहे हैं सेंटिमेंट जो है डाउन साइड नजर आ रहा है। कच्चे तेल की चाल, बुलियन मार्केट, सोने चांदी का हाल, कमजोरी वहां पर देखने को मिल रही है। ट्रेड टॉक्स को कह सकते हैं कि असेस कर रहे हैं कमोडिटी मार्केट्स और उसका ही इम्पैक्ट इस वक्त नजर आता हुआ। थोड़ी देर में कमोडिटी मार्केट के लेवल्स भी आपके स्क्रीन पर होंगे और साथ ही करेंसी की ओपनिंग पर भी हमारी नजर रहेगी। लेकिन चलिए ब्रोकरेजेस के रेडार पर क्या कुछ है एक बार रविंदर से जान लेते हैं। ब्रोकरेजेस के रेडार पर तो जी गुड मॉर्निंग। तो सबसे पहले हम शुरुआत टाटा कम्युनिकेशन से करेंगे, जहाँ पर यहाँ पर जो है एनालिस्ट मीट की टेकअवेज आ रहे हैं। तो उसमें जो है मोतीलाल ओसवाल ने मेंटेन रखा है न्यूट्रल रेटिंग और टारगेट प्राइस जो उन्होंने अनचेंज रखा है 1660 पर, जहाँ पे उन्होंने कहा है कि मैनेजमेंट ने जो है उनका जो एम था रेवेन्यू को डबल करना 28,000 करोड़ पर, वो उन्होंने पोस्टपोन किया है FY 27 से लेकर 28 के बीच में। और कंपनी का एम है कि जो एबिटा है उसको 1500 करोड़ पर लेके जाना। इसके साथ साथ मैनेजमेंट ने ये भी हाईलाइट किया है उनके एनालिस्ट कॉल में कि वो जो डिजिटल पोर्टफोलियो कंट्रीब्यूशन है वो 65% पर लेके जाने। और इसी के साथ साथ नोवामा ने भी जो है टाटा कम्युनिकेशन पर बाई कॉल दी है और उन्होंने टारगेट प्राइस जो है रेज किया 2000 पर, जो उन्होंने पहले 1900 का दिया था। अब बात करें जनरल इंश्योरेंस कंपनीज़ की, यहाँ पर नोवामा ने जो है जनरल इंश्योरेंस कंपनीज़ पर रिपोर्ट निकाली है, जहाँ पे उन्होंने कहा है कि जो इंडस्ट्री GDPI ग्रोथ जो है वो मॉडरेटेड रहा है 6.5% पर ईयर ऑन ईयर बेसिस मई मंथ में। और जो प्राइवेट मल्टी लाइनर्स इंश्योरेंस का जो GDPI है उसमें जो है थोड़ा सा इंक्रीज देखने मिला है 3.8% पर। और पब्लिक मल्टी लाइनर्स का जो उन्होंने जो है पब्लिक मल्टी लाइनर इंश्योरेंस जो है आउट परफॉर्म किया है प्राइवेट प्लेयर्स पर। इसी के साथ साथ नोवामा ने जो है बाय रेटिंग को मेंटेन रखा है ICICI लोम्बार्ड पर और टारगेट प्राइस जो है 2100 का रखा है। वहीं स्टार हेल्थ पर उन्होंने जो है बाय रेटिंग को मेंटेन रखा है और टारगेट प्राइस जो 450 का रखा है। बजाज फिंसर्व पे उन्होंने जो है मेंटेन रखा है होल्ड रेटिंग और टारगेट प्राइस जो उन्होंने 2100 का रखा है। रविंदर, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और सारे ब्रोकरेज रिपोर्ट्स जो हैं वो हमें बताने के लिए। 8 पैसे की मजबूती के साथ करेंसी की ओपनिंग इस वक्त डॉलर के मुकाबले रुपया जो है 8 पैसे मजबूत खुलता हुआ 85 रुपये और 51 पैसे पर इस वक्त नजर आ रहा है। इस पर नजर रखिएगा करेंसी की पॉजिटिव ओपनिंग। लेकिन इस बीच टाटा कम्युनिकेशन पर निवामा की रिपोर्ट जिसकी बात रविंदर कर रहे थे, 1740 के लेवल्स हैं, लक्ष्य 2000 तक के आंक कर चल रहे हैं। हरीश शेख राय आपसे टाटा कम्युनिकेशन पर जानना चाहेंगे पॉजिटिव ब्रोकरेज रिपोर्ट और हो सकता है कि आज बाजार खुलने के साथ स्टॉक मूवमेंट में एक इम्पैक्ट नजर आए। मानसी जी, अगर टाटा कम्युनिकेशन के चार्ट सेक्टर्स के डिस्कस करते हैं तो देखिए नीचे लेवल से अच्छा खासा रिकवरी मिला है और स्टॉक प्राइस हायर टॉप हायर बॉटम बिल्कुल होल्ड कर रहा है और दो दिन पहले 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर भी क्रॉस कर चुका है। तो मुझे लग रहा है कि ओवरऑल स्ट्रक्चर अच्छा है स्टॉक प्राइस में और फर्दर रैली देखने मिल सकता है। बिल्कुल 1860 ऊपर के रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो ऊपर 1860 के अराउंड रेजिस्टेंस जोन है, तो वहां तक शॉर्ट टर्म में रैली हो सकता है। अगर वो उसके ऊपर भी निकल जाता है तो मुझे लग रहा है कि रैली कंटिन्यू हो सकता है, जो 1900 के ऊपर भी जाके आने के चांसेस है। तो सपोर्ट्स की बात करते हैं तो सपोर्ट्स में 1680 के अराउंड एक इमीडिएट सपोर्ट है शॉर्ट टर्म के लिए। तो अगर किसी के पास लॉन्ग है तो होल्ड करना चाहिए फर्दर रैली के लिए। मुझे लग रहा है कि शॉर्ट टर्म में और फर्दर रैली देखने मिल सकता है 1850 1860 लेवल्स। रैली एंटिसिपेटेड है और पोजीशंस अगर हैं उसे बिल्कुल इंटैक्ट रखने की राय इस वक्त मिलती हुई। जहां हम लगातार IT स्पेस की बात कर रहे हैं, IT स्पेस में इन्फोसिस पर भी एक ब्रोकरेज रिपोर्ट है जिस पर फोकस होना चाहिए, IT सेक्टर पर ही फोकस होना चाहिए। और इसके अलावा जनरल इंश्योरेंस पर भी निवामा की रेटिंग आई है। शरण, एक राय आपसे इंश्योरेंस प्लेयर्स पर भी जानना चाहेंगे बिकॉज इन दिनों इंश्योरेंस स्टॉक्स में भी अच्छा खासा एक्शन, जनरल इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस डेटा वाइज भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ। मई 2025 में इंडस्ट्री की ग्रोथ जो है उसमें रफ्तार ऑलमोस्ट 6.5-7% तक की देखने को मिली है। इंश्योरेंस स्पेस को कैसे देखते हैं और स्टॉक वाइज अगर कोई इंश्योरेंस रिलेटेड स्टॉक्स आपके रेडार पर हैं? मानसी जी, मैंने काफी समय से मुझे इंश्योरेंस स्पेस वैसे ही अच्छा लग रहा है। HDFC लाइफ मेरा टॉपिक हुआ लास्ट वीक, शायद से मैंने मेंशन भी किया था। अभी स्टॉक को अगर आप देखें तो स्टॉक ने एक ब्रेकआउट को रीटेस्ट किया है।
मुझे वापस मैं बोल रहा हूँ HDFC लाइफ बहुत ही अच्छा लग रहा है, एक कंसोलिडेशन फेज में है। यहाँ से अगर अपने हाई को लेता है, ये काफी आपको बड़े टारगेट दे सकता है। जब मैं मानसी बोल रहा हूँ टारगेट की बात कर रहा हूँ, मैं 20, 30, 40% भी आपको टारगेट दे सकते हैं आने वाले समय में, मगर आने वाले 6 to 12 मंथ्स में HDFC लाइफ। और उसके सामने अगर आप SBI लाइफ भी देखो, वो भी काफी अच्छा लग रहा है। इतने समय के बाद स्टॉक कितनी भी नेगेटिव न्यूज आ गई, स्टॉक ने अपने 20-डे मूविंग एवरेज को नहीं तोड़ा है। तो यहाँ पे अगर आपको किसी निवेश भी करना है तो SBI लाइफ को भी देख सकते हैं। एक शॉर्ट रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी काफी अच्छा है। एक 1750 के स्टॉप लॉस के साथ आप न्यू एंट्री भी कर सकते हैं। आपको टारगेट देखे जाएंगे 18, 1850, 1900 के लेवल्स के लिए। तो मुझे ये दोनों ही प्लेयर्स काफी अच्छे लग रहे हैं। ठीक है, तो इंश्योरेंस कंपनीज अच्छी लग रही हैं, लेकिन ब्रेक से पहले हमने समीर को अपने साथ जोड़ा था। समीर हमारे साथ हैं। बहुत ही ज़रूरी खबर है जो रेल यात्री हैं उनके लिए, और उनको राहत ज़रूर मिलेगी। समीर बताइए, क्या जानकारी आपके पास है? ऐसा क्या बदलाव रेलवे करने जा रहा है? रेलवे से जुड़ी हुई बड़ी खबर। रेलवे में टिकटिंग रिफॉर्म की दिशा में कदम बढ़ाते हुए सूत्र ये बता रहे हैं कि बहुत जल्द रेलवे में जो ट्रेन के लिए पैसेंजर चार्ट तैयार होता है, जो कंफर्म्ड रिजर्व्ड चार्ट तैयार होता है, वो अब 1-2 नहीं बल्कि 24 घंटे पहले वो चार्ट तैयार हो जाएगा। अभी की स्थिति अगर आप देखें तो ट्रेन में जो पैसेंजर चार्ट बनता है वो 4 घंटे पहले बनता है, लेकिन अब रेलवे इस दिशा में कदम बढ़ा रहा है कि उसको 4 घंटे नहीं बल्कि 24 घंटे पहले पैसेंजर चार्ट बनाया जा सके। सिर्फ यही नहीं, सूत्र ये बता रहे हैं कि इस दिशा में बाकायदा कदम बढ़ने शुरू हो गए हैं। बीकानेर डिवीजन में इस कंसेप्ट पर ट्रायल भी शुरू हो गया है। 6 जून से ये ट्रायल शुरू हुआ था, जो अभी चल रहा है। संभवतः कुछ महीने ट्रायल चलाया जाएगा, जिसके बाद में जो आउटकम होगा, ट्रायल से जो भी सीख मिलेगी, अगर कहीं पर कुछ बदलाव करने की जरूरत पड़ती है तो उसको अपनाया जाएगा, और उसके बाद इस कंसेप्ट को पैन इंडिया बेसिस में, यानी कि पूरे भारतीय रेलवे नेटवर्क में इसको लागू किया जाएगा, जहां पर ट्रेन का जो पैसेंजर चार्ट है वो 24 घंटे पहले बन करके तैयार हो जाएगा। इस एक कदम के जरिए या टिकटिंग रिफॉर्म के जरिए रेलवे की कोशिश ये है कि यात्रियों में किसी भी तरीके की जो अनसर्टेनिटी रहती है, जो उनको इस बात की जिज्ञासा रहती है कि उनकी ट्रेन के टाइम से पहले उनकी टिकट कंफर्म होगी नहीं होगी, तो वो क्लियरिटी उनको कम से कम 24 घंटे पहले मिल पाएगी। और ऐसी क्लियरिटी में अगर किसी का वेट लिस्टेड टिकट रहता है तो कम से कम वो यात्री ऑल्टरनेट ट्रेवल प्लान कर पाएगा। तो इस बड़े मकसद के साथ में एक टिकटिंग रिफॉर्म की तरफ रेलवे कदम बढ़ा रहा है। अगर टिकटिंग का आप बड़ी तस्वीर देखें तो जो टोटल रिजर्व टिकटिंग होती है उसमें से 84%, 84% IRCTC के प्लेटफॉर्म पर होती है, बाकी टिकट विंडो टिकट के जरिए होती है। तो रेलवे का यह भी मानना है कि चूंकि अब ज्यादातर डिजिटल टिकट बुकिंग होती है, ऐसे में ये जो बोल्ड मूव है इसको लागू कर पाने में ज्यादा दिक्कतें नहीं आएगी। कुल मिलाकर के अभी ट्रायल्स चल रहे हैं, लेकिन बहुत जल्द हम ये देख सकते हैं कि जो पैसेंजर चार्ट ट्रेन में तैयार होता है वो अब 4 घंटे नहीं बल्कि 24 घंटे पहले बन करके तैयार हो जाएगा। ठीक है समीर, बहुत शुक्रिया। तो एक बड़ी राहत होगी, हालांकि अभी पायलट बेसिस पर यानी कि ट्रायल बेसिस पर इस योजना को बीकानेर डिवीजन में शुरू किया गया है, लेकिन अगर पूरे देश में लागू होता है तो राहत की खबर जरूर होगी। देखिए, एक तो ट्रेन के आरक्षण को लेकर तनाव, दूसरा तनाव कि जब चार्ट बन जाएगा, मेरी सीट कंफर्म होगी नहीं होगी, या आपको 4 घंटे पहले चले तो फिर आप प्लान कैसे करेंगे। 24 घंटे पहले अगर पता चल जाए तो फिर आपकी प्लानिंग भी हो जाएगी, थोड़ी बेहतर हो जाएगी। तो निश्चित तौर पर एक बढ़िया बदलाव ये हो सकता है रेल आरक्षण को लेकर। लेकिन चलिए, अब 9:07 हो गए हैं और थोड़ी देर में बाजार के लेवल सेटल भी हो जाएंगे। आज भी हम देख रहे हैं कि बाजार की 30 अंकों की हल्की सी तेजी पर शुरुआत होने की उम्मीद है, और गिफ्ट निफ्टी यही इंडिकेट कर भी रहा था। लेकिन शेयरों में आपकी फोकस कहां पर होना चाहिए? 9 के नवरत्न लेकर हमारे सहयोगी शरद दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं। शरद, बताइए। जी बिल्कुल, लिकर स्टॉक्स पे नज़र रखिएगा, खास करके यूनाइटेड स्पिरिट्स पे। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने लिकर पे एक्साइज ड्यूटी हाइक कर दी है, 3 टाइम्स से 4.5 टाइम्स कर दिया। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पे लिए स्टॉक के लिए नेगेटिव रहेगा। लगभग 20 से लेके 22% का रेवेन्यू आता है महाराष्ट्र से यूनाइटेड स्पिरिट्स में से, 2 से 3% का अर्निंग्स हिट भी है। पावर सेक्टर की भी नज़र रखिए, टाटा पावर, NTPC जैसे स्टॉक्स पे नज़र रखिए। गवर्नमेंट की अच्छी कमेंट्री आई है, खास करके पावर डिमांड जनरेशन को लेके, तो इन स्टॉक्स पे भी नज़र रखिएगा। मेटल स्टॉक्स पे भी जो होनी चाहिए नज़र, चाइना US फ्रेमवर्क है जेनेवा ट्रेड का, वो एग्री कर चुके हैं, और जो दूसरा दिन है लंदन टॉक्स का, वो जो है कंप्लीट हो गया। लेकिन ऑफकोर्स इसके फाइन प्रिंट डिटेल्स नहीं आए हैं, बट सपोर्टिव ज़रूर है मेटल स्टॉक्स के लिए। वोडाफोन आइडिया 5G सर्विसेज लॉन्च कर रहे हैं, बेंगलुरु
मार्केट्स में और स्टॉक के लिए ये सपोर्टिव ज़रूर है। IRCTC की बात करें तो रेलवेज एक्सप्लोर कर रही है, जो पैसेंजर चार्ट है वो 24 घंटा पहले आएगा डिपार्चर के, और पहले जो अभी होता था वो 4 घंटा का होता था, तो ऑफकोर्स स्टॉक के लिए थोड़ी सी सपोर्टिव ज़रूर है। विप्रो स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप एक्सटेंड करेगी मेट्रो एजी के साथ अगले 2 साल में, और वही HCL टेक भी अपना एक्सपेंशन कर रही है स्टैंडर्ड इंश्योरेंस कंपनी के साथ अपने टेक्निकल एग्रीमेंट को लेके। तो दोनों ही IT स्टॉक्स जो बड़े दिग्गज प्लेयर्स हैं, दोनों के लिए सपोर्टिव है ये न्यूज़ फ्लो। टाटा कम्युनिकेशंस, यहाँ पे इंपॉर्टेंट एनालिस्ट मीट हुआ था, यहाँ पे मैनेजमेंट ने जो डबलिंग डेटा है रेवेन्यू उसका डेफर्ड कर दिया है, FY27 की जगह FY28 किया है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टॉक के लिए नेगेटिव है। बिग बोल्ड ब्रोकरेज आज नहीं है, लेकिन याद रखिए जोमेटो और स्विगी पे नज़र रखिएगा। यहाँ पे जो है इन दोनों कंपनीज पे लाइकली न्यूज़ फ्लो आ रही है कि FSSAI ज़्यादा और चेक्स अनाउंस कर सकते हैं उनके स्टोरेज फैसिलिटीज़ में। तो इटर्नल जो पहले जोमेटो था, अब ब्लिंकिट और आपका जो है स्विगी, इन दोनों स्टॉक्स पे जो है आपको नेगेटिव रिएक्शन आ सकता है। ये अहम स्टॉक्स है जिस पे आपकी नज़र होनी चाहिए, यहाँ पे आपको एक्शन दिखेगा। ठीक है, तो इटर्नल और स्विगी पर भी नज़र रहेगी। और हमने देखा था कि एक रिकवरी आई थी इटर्नल के शेयर में, 240-45 के रेंज में फंसा था, उसको पार करके हमने 260 के भी लेवल देखे। लेकिन कल खबर ये आई थी कि रैपिडो भी फूड डिलीवरी बिजनेस में एंट्री करने जा रहा है, तो निश्चित तौर पर कंपटीशन बढ़ेगा, तो इन कंपनीज के लिए थोड़ी सी मुश्किलें तो जरूर होगी, चैलेंज पैदा होगा। एक क्विक व्यू चाहिए आपसे शरण इटर्नल के शेयर पर। 255 रुपए का भाव है, थोड़े से नेगेटिव सेंटिमेंट्स हैं ऑपरेशंस को लेकर। आप जरा ये बताइए कि क्या करना चाहिए इटर्नल के शेयर धारकों को। शरण जी, आपको आवाज आ रही है? सॉरी अभिषेक जी, जिसने भी नीचे स्तर, हाँ जी, हाँ नीचे स्तरों पे अगर पोजीशन बनाए तो मैं बोला स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाए 240 के लेवल्स का। अगर 240 के नीचे बंद हुए या एक भी दिन बंद हुए तो आप प्लीज स्टॉप लॉस लेके एग्जिट कर दीजिए। कंपटीशन की बात करें तो ये वैसे ही बहुत ही हाईली कॉम्पिटिटिव सेक्टर है। आप स्विगी, जोमेटो, अभी रैपिडो की बात करें तो कोई भी मोरलेस कोई बड़ा प्रॉफिट नहीं बनाते हैं। कंपटीशन के आते आते सबको अपने रेट नीचे लेके ही जाने पड़ेंगे, क्योंकि अगर एक सिमिलर प्रोडक्ट दूसरी जगह सस्ता मिल रहा है तो आप इटर्नल का ऐप क्यों यूज करोगे? एक वेरी सिंपल और कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। तो मुझे आगे चल के लग रहा है कंपटीशन इंटेंसिफाई होगा, ना ही कि जस्ट रैपिडो से स्विगी भी अपने रेट करेगा फिर इटर्नल को भी फॉलो करना पड़ेगा। तो ओवरऑल एक काफी लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही नेगेटिव न्यूज है। तो स्टॉक में डेफिनेटली एक नेगेटिव रिएक्शन देखा जा सकता है। इसके लिए मैं बोल रहा हूँ 240 के स्टॉप लॉस, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखे। जिसने पोजीशन नीचे स्तरों पे बनाया है, न्यू पोजीशन के लिए मैं एडवाइस नहीं करूँगा। सही कहा शरण आपने। लिस्टेड मार्केट पार्टिसिपेंट्स के लिए तो ये काफ़ी नेगेटिव न्यूज़, क्योंकि कट थ्रोट कंपटीशन और कंपटीशन लगातार बढ़ती हुई है रैपिडो की एंट्री के साथ, जिस तरह इटर्नल, स्विगी की जहाँ हम बात कर रहे हैं। उसके अलावा FSSAI के चेक्स की जो बात हो रही थी अभी शरद हमें बता रहे थे, और साथ साथ कुछ ब्लॉक्स की खबरें भी आती हुई। सो ये सारे के सारे फैक्टर्स हैं जिसके चलते इन स्टॉक्स पर नजर रखनी होगी। AB कैपिटल पर एक ब्लॉक की खबर इस वक्त आ रही है। प्री ओपन में 1.8% इक्विटी के सौदे होते हुए 246 के लेवल्स, ऑलमोस्ट 8% के अगेंस्ट इस वक्त। लेकिन एक बड़ी ब्लॉक की खबर, स्टॉक प्राइस पर नजर रखनी होगी। बाजार खुलने के साथ साथ लिकर सेक्टर आज फोकस रेडार पर जरूर रहेगा, बिकॉज महाराष्ट्र में लिकर कॉस्टलियर होने की संभावना। कैबिनेट ने एक्साइज ड्यूटी में बढ़ोतरी कर दी और इसी के चलते लिकर स्टॉक्स पर इक्विटी मार्केट लिस्टेड पार्टिसिपेंट्स पर जरूर फोकस रखिएगा। साथ साथ चाइना और US फ्रेमवर्क की जो खबरें आ रही है उसका इम्पैक्ट मेटल स्टॉक्स पर किस तरह का पड़ता दिखेगा। मेटल्स में लगातार शाइन नजर आ रही है। पिछले दिनों हमने देखा चांदी रिकॉर्ड लेवल्स पर नजर आई, उसका भी एक असर इक्विटी मार्केट्स में नजर आया था। और निफ्टी मेटल इंडेक्स साथ साथ मेटल अप प्लेयर्स पर नजर रखनी होगी बाजार खुलने के साथ साथ। IRCTC पर थोड़ी देर पहले हमारे संवाददाता बातचीत कर रहे थे। समीर का कहना था कि चार्टिंग स्ट्रक्चर में डेवलपमेंट होने वाले हैं, जिसके चलते IRCTC के स्टॉक प्राइस पर और साथ साथ रेलवे काउंटर्स पर ही नजर रखनी चाहिए। डिफेंस का खेमा अच्छा एक्शन दिखा रहा है और उम्मीद यही जताई जा रही है कि डिफेंस और शिप बिल्डिंग स्पेसिस में अच्छी खासी मजबूती नजर आ सकती है।
बिकॉज डिफेंस ऑर्डर विंस का सिलसिला, डोमेस्टिक डिफेंस कंपनियों को लगातार रिस्पॉन्सेज मिल रहे हैं, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग पर फोकस है, इंडिजनाइजेशन पर फोकस है, जिसके चलते ये सारे स्टॉक्स डिफेंस रिलेटेड और साथ ही शिप बिल्डिंग स्पेसिस पर खास तौर से आपको नजर रखनी चाहिए। अच्छा खासा एक्शन दिखा भी चुके हैं। ऑटो क्षेत्र में हमने देखा था एक ब्रेक भी लगा था और इनफैक्ट काफ़ी सारे फैक्टर्स प्ले आउट करते हुए, और कल क्लोजिंग के समय एक खबर आई थी मारुति सुजुकी के लिए, उन्होंने ईवी प्रोडक्शन में नियर टर्म में कट्स किए हैं, जिसका एक इम्पैक्ट हो सकता है ऑटो सेक्टर पर, पर्टिकुलरली मारुति सुजुकी पर नजर आ सकता है। वोडाफोन आइडिया पर नजर रखिएगा। 5G सर्विसेज बेंगलुरु में इन्होंने लॉन्च की है, जिसके चलते आज के सत्र में वोडाफोन आइडिया के स्टॉक प्राइस पर भी फोकस होना चाहिए। 25,100 के लेवल्स के पार खुलने की तैयारी में निफ्टी, 56,600 के लेवल्स के पार खुलने की तैयारी में बैंक निफ्टी। उम्मीद यही लगाकर चल रहे हैं कि ग्लोबल सेटअप से जो पॉजिटिव न्यूज़ फ्लोज आए उसका इवेंचुअल इम्पैक्ट डोमेस्टिक मार्केट्स पर भी पड़ता दिखे, और लग रहा है कि शुरुआत तो ठीक ठाक होती दिखेगी, लेकिन इन दिनों मार्केट्स काफ़ी वॉलेटाइल मूव्स दिखाते हैं और इसी के चलते मार्केट्स को खुलने के साथ साथ वॉच लिस्ट में भी रखना चाहिए। थोड़ा सा कॉशन यानी कि एहतियात बरतते हुए मार्केट को इंडेक्स वाइज एटलीस्ट देखना चाहिए। स्टॉक वाइज लगातार हमारे एक्सपर्ट्स भी आपको राय दे रहे हैं कि किन स्टॉक्स में, किन सेक्टर्स में आपकी नजर होनी चाहिए, लेकिन मार्केट का अंडरटोन ओवरऑल बुलिश है। फेयर इंडिकेटर इंडिया विक्स पर भी नजर रखिएगा। कल करीब 5% के डाउन ट्रेंड्स वहां पर देखने को मिले थे। आज इंडिया विक्स की शुरुआत कैसी होती है इस पर भी नजर रखनी होगी। वॉलेटिलिटी का हाल क्या है इस पर नजर रखनी होगी। सबसे पहले रिलायंस मेजर कल बिकवाली देख रहा था, आज शुरुआत मजबूती के साथ रिलायंस की होती हुई 56,562 के लेवल्स पर हम देख रहे हैं। बैंक निफ्टी में इस वक्त कामकाज 25,085 के लेवल्स, 25,100 के तो नीचे, 25,000 के लेवल्स के इर्द गिर्द इस वक्त निफ्टी में कामकाज की शुरुआत होती हुई। सेंसेक्स में भी हम देख रहे हैं 82,350 वॉलेटाइल मूव्स और लाल निशान के साथ। कल के सत्र में भी बैंक निफ्टी पर नजर थी और आज के सत्र में भी बैंक निफ्टी में करीब 100 अंकों की बिकवाली नजर आ रही है। बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स चल गए हैं काफी और इसी के चलते बैंक निफ्टी इस वक्त अगर आप देखेंगे, बैंकिंग प्लेयर्स अगर आप देखेंगे, सरकारी का बैंक, निजी बैंक क्षेत्र, फाइनेंशियल्स, इन सारे पॉकेट्स में हम देख रहे हैं वॉलेटाइल मूव्स टुवर्ड्स डाउनसाइड नजर आ रहे हैं। 1397 एडवांसेस के सामने 350 डिक्लाइंस, लेकिन एडवांस डिक्लाइंस के टेक्सचर को फिलहाल समझने के बजाय स्टॉक स्पेसिफिक, सेक्टर स्पेसिफिक और इंडेक्स वाइज बाजार की ओपनिंग को देखना जरूर चाहिए। ब्रॉडर मार्केट्स में भी हल्की फुल्की शुरुआत ही इस वक्त नजर आ रही है। सेक्टर्स वाइज भी अगर देखेंगे मार्केट में, सेक्टर एनर्जी स्पेस है, कैपिटल मार्केट है, ऑटो क्षेत्र है, आईटी है। आईटी सेक्टर में कल अच्छा खासा एक्शन देखने को मिला था। आईटी सेक्टर के मूव्स पर भी आज नजर रखनी होगी। स्टॉक वाइज बाजार में नेस्ले, एचसीएल टेक्नोलॉजीज, विप्रो, रिलायंस जैसे मेजर्स हैं। एनटीपीसी खबर एक आईटी कंपनी के लिए, गवर्नमेंट ने एडिशनल वायबिलिटी दी है गैप फंडिंग के लिए कंपनी को, इसी के चलते एनटीपीसी के स्टॉक प्राइस में पॉजिटिव मूवमेंट जरूर देखने को मिली है। स्टॉक स्पेसिफिक मार्केट में एक्शन और मेजर कंट्रीब्यूटर्स की अगर बात करें तो वहां पर इस वक्त कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा रिलायंस, महिंद्रा एंड महिंद्रा, टीसीएस, एनटीपीसी और आईसीआईसीआई बैंक की तरफ से आता हुआ, और साथ साथ अगर लूजर्स की बात करें एलएनटी, एचडीएफसी बैंक, आईटीसी, मारुति और टाइटन, ये सारे स्टॉक्स हैं जहां पर बिकवाली का दबाव इस वक्त देखने को मिला है। निफ्टी के मेजर प्लेयर्स के साथ साथ निफ्टी नेक्स्ट कैटेगरी पर भी एक नज़र होनी चाहिए, क्योंकि जहां बाजार में वॉलेटिलिटी है, छोटे मझौले स्टॉक्स निफ्टी नेक्स्ट वाली लिस्ट पर भी एक फोकस होना चाहिए। जेएसडब्ल्यू एनर्जी 1.5% की तेजी, टीवीएस मोटर में 1.25% की मजबूती के साइंस और जाइडस लाइफ भी। लेकर स्टॉक्स पर एक नज़र रखेंगे। यूनाइटेड स्पिरिट्स के काउंटर पर किस तरह के लेवल्स, क्योंकि जो खबर आ रही है उसका इम्पैक्ट हो सकता है। करीब 5.5% की गिरावट यूनाइटेड स्पिरिट्स के चार्ट्स में इस वक्त नजर आ रही है। बिकवाली का दबाव झेलते हुए 1526 के लेवल्स पर इस वक्त यूनाइटेड स्पिरिट्स के स्टॉक में गिरावट, यानी कि लेकर स्टॉक्स में क्लियरली असर दिखता हुआ। महाराष्ट्र में जो कैबिनेट ने एक्साइज ड्यूटी में बढ़ोतरी की है उसका असर इस वक्त स्टॉक प्राइस पे रिफ्लेक्ट होता हुआ नजर आ रहा है। इस बीच अन्य स्टॉक्स की अगर बात करें, गेल आज सुबह हमारे एक्सपर्ट के रेडार पर था और स्टॉक में करीब 0.5% के गेंस के साथ मजबूती नजर आ रही है। आईटी सेक्टर हमारे एक्सपर्ट्स के रेडार पर थे, छोटे मझौली आईटी प्लेयर्स पर भी फोकस रहा, और इस वक्त अगर आप देखेंगे आईटी सेक्टर है जो कि बाजार में कुछ हद तक बाइंग इंटरेस्ट डेवलप करा रहा है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे मिड कैप आईटी प्लेयर्स में परसिस्टेंट, जिस पर हमने राय ली थी,
कोफोर्ज पर, ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज पर कल के सत्र में अच्छा खासा एक्शन इन स्टॉक्स में नजर आया था। आज के सत्र में भी मूवमेंट है, ऑलमोस्ट 0.5% गेन्स इन स्टॉक्स में आज के सत्र में देखने को मिले हैं। बड़ी दिग्गज आईटी कंपनियों पर भी नजर होनी चाहिए। विप्रो, एचसीएल टेक्नोलॉजीज, इन तमाम स्टॉक्स में न्यूज फ्लोज के चलते एक्शन डेवलप होता हुआ नजर जरूर आएगा। एबी कैपिटल, अभी थोड़ी देर पहले ब्लॉक्स की बात चल रही थी, एबी कैपिटल के स्टॉक प्राइस में मूवमेंट है, मजबूती है। और ऑयल इंडिया के चार्ट भी हमारे एक्सपर्ट के रेडार पर थे। ऑयल इंडिया के स्टॉक में भी हम देख रहे हैं अच्छा खासा एक्शन, मजबूती के बीच कामकाज। 3.5% के गेन्स के साथ ऑयल इंडिया के चार्ट जो है 451 के लेवल्स पर 25,000 के लेवल्स के आसपास शुरुआत दिखाने के बाद एनएससी इंडिसेस के ट्रैकर पर बढ़ते हैं। इस वक्त ब्रॉडर मार्केट संभलने की कोशिश, बाजार को संभालने की कोशिश में शुरुआत फ्लैट करने के बाद बैंक निफ्टी में बाइंग इंटरेस्ट वापस लौटता हुआ 56,650 के लेवल्स के आसपास, निफ्टी 25,100 के आसपास, मजबूती निचले स्तरों से जहां शुरुआत हुई थी वहां से बाजार जो है मोमेंटम गेन करने की कोशिश कर रहा है। निफ्टी का हीट मैप आपके स्क्रीन पर, एमएनएम, इटर्नल, रिलायंस, जेएसडब्ल्यू स्टील, बजाज ऑटो जैसे काउंटर्स, स्टॉक के साथ साथ सेक्टोरल हीट मैप्स भी आपके स्क्रीन पर लेकर आ जाएंगे। रियल एस्टेट सेक्टर, एनर्जी, ऑटो, मेटल, फार्मा, आईटी, ये सारे के सारे सेक्टर्स हैं जो कि इस वक्त बाजार को संभालने का काम करें। ऑन द फ्लिप साइड पीएसयू बैंक ने थोड़ा सा ब्रीदर जरूर लिया है। फाइनेंशियल सर्विसेज में हम देख रहे हैं कमजोरी, और एफएमसीजी कंजम्पशन का खेमा जो है आज बैक सीट पर। तो बाजार की शुरुआत काफी वॉलेटाइल कही जाएगी। बाजार अपने आप को संभाल रहे हैं, हरे निशान की तरफ बदलते हुए। इंडिया विक्स पर भी नजर होनी चाहिए, और मार्केट का टेक्सचर एडवांस डिक्लाइन रेशियोज में ऑन द फेस ऑफ इट एडवांसेस फिलहाल पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। लेकिन आगे बढ़ेंगे, बाजार की शुरुआत पे हमारे एक्सपर्ट्स का क्या कहना है। इंडिया विक्स में 1.5% की गिरावट और 13 के लेवल्स, कल हमने 5% की गिरावट देखी थी। 5% की गिरावट के साथ 14 के लेवल्स के आसपास, इस वक्त 13 के लेवल्स के आसपास इंडिया विक्स। तो चलिए वहां से एक रिलीफ जरूर देखने को मिली है। एक्सपर्ट से जानेंगे बाजार की शुरुआत पर उनकी राय क्या कहती है। ठीक है, शुरुआत हो गई है। शुरुआत सुस्त है और 30 अंकों की तेजी निफ्टी में है, और 30 अंकों की ही तेजी, करीब 20 से 30 अंकों की तेजी निफ्टी बैंक में है। तो बहुत ही कह सकते हैं कि धीमी ये शुरुआत है। और इंडिया विक्स का और नीचे आना, 14 के भी नीचे आना, मार्केट को थोड़ा सा कह सकते हैं कि स्थिरता तो देगा, लेकिन कितना चलेगा इस पर भी एक सवाल खड़ी जरूर करेगा। आज के अगर हम टॉप लूजर की बात करें तो यूनाइटेड स्पिरिट्स में जो महाराष्ट्र में जो एक्साइज ड्यूटी बढ़ने की जो खबर आई है, सीधा सीधा इंपैक्ट आ रहा है कि जो प्रीमियम वाले जो ब्रांड्स हैं ना, उनके लिए थोड़ी नेगेटिव चीज़ ज़रूर है। फोकस शिफ्ट हो जाएगा, जो कह सकते हैं कि IMFL, इंडिया मेड फॉरेन लिकर जो होता है उन पर, या फिर जो देसी ब्रांड्स होते हैं उन पर फोकस शिफ्ट हो जाएगा। इसके चलते आप USL में, रेडिको खेतान दोनों में कमजोरी देखेंगे। और अगर हम तेजी की बात करें तो एक शेयर आपको फोकस में रखना चाहिए। जिलेट को लेकर हम परसों चर्चा कर रहे थे, आज 5.5% 5% के आसपास की अच्छी तेजी है, और कुछ कुछ केमिकल स्टॉक्स में गर्मी है। अपने एक्सपर्ट्स के पास सीधे चलेंगे और उनसे समझते हैं कि उन्हें मौके कहां पर दिख रहे हैं। शुरुआत हरीश जी आपसे करना चाहेंगे, बताइए बाजार में आपकी नजर कहां पर गई है और आप क्या ट्रेड लेने की सलाह देंगे शुरुआत में। अभिषेक जी, मार्केट पॉजिटिव ओपन हुआ है जिस तरीके से एक्सपेक्ट कर रहे थे, और मुझे लग रहा है कि थोड़ा बहुत टाइम पीरियड लेना चाहिए, और क्योंकि मार्केट सेटल डाउन होना चाहिए उसके बाद एक फ्रेश कॉल देने के लिए। तो मैं थोड़ा वेट करना चाहता हूँ फ्रेश कॉल देने में, क्योंकि जिस तरीके से मोमेंटम है मार्केट में अभी भी फिलहाल सेटल डाउन नहीं हुआ है, तो थोड़ा टाइम लगेगा मुझे फ्रेश कॉल इनिशिएट करने में। ठीक है, आप अपनी कॉल दे दीजिएगा हरीश जी, थोड़ा सा आप समय ले लीजिए। एक जरा मुझे व्यू दे दीजिए रैलिस को लेकर। रैलिस थोड़ा सा कंसोलिडेट तो किया था अच्छी रिकवरी के बाद लोअर लेवल से, क्या रैलिस चलने के लिए तैयार दिखाई दे रहा है आपके हिसाब से? अभिषेक जी, रैलीज का चार्ट स्ट्रक्चर देखिए, लास्ट कुछ दिनों से एक शानदार रैली देखने मिला है, और 200 मूविंग एवरेज क्रॉस हो चुका है स्टॉक प्राइस में, और सारे फर्टिलाइजर स्टॉक्स पे भी मोमेंटम देखने मिल रहा था। और मुझे लग रहा है कि रैलीज एक अच्छा करंट लेवल्स पे देखा जाए तो रेजिस्टेंस जोन की बात करते हैं तो 350 360 अराउंड के आसपास है। तो ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव है अभी भी। तो किसकी अगर अगर लास्ट कुछ दिनों के कंसोलिडेशन के बाद आज के सत्र में ऑलमोस्ट 4.5% गेन्स के साथ ट्रेड हो रहा है, तो मुझे लग रहा है कि और फर्दर रैली देखने मिल सकता है 350 360 लेवल्स तक रैलीज में। तो होल्ड रखना चाहिए और स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 315 का, क्योंकि जो इमीडिएट कंसोलिडेशन का लो है तो उसके 315 के स्टॉप के साथ बिल्कुल होल्ड करना चाहिए रैलीज में। ठीक है,
350 के लेवल के लिए आप होल्ड कर सकते हैं रेलिस के शेयर को। शरण जी, आप बताइए आपकी नजर बाजार में कहां पर गई है और क्या स्पॉट किया आपने? तो अभिषेक जी, जैसा मैं सुबह भी बोल रहा था, ऑयल एंड गैस सेक्टर मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। आज दोनों पिक्स भी वही सेक्टर से है और दोनों पिक जून फ्यूचर्स के है। पहला पिक रहेगा बीपीसीएल, 325 के आसपास आप खरीद सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 320, टारगेट रहेगा 330 एंड 335। ये मेरा पहला पिक रहेगा। सेकंड पिक रहेगा रिलायंस इंडस्ट्री, अगेन जून फ्यूचर्स, 1455 के लेवल्स चल रहे हैं। स्टॉप लॉस काफी मिनिमम है, डे लो स्टॉप लॉस रख के आप पोजीशन बना सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा अराउंड 1445, 10 रुपए का स्टॉप लॉस। 1455 का लेवल चल रहा है, टारगेट रहेगा 1465। अगर आप थोड़ा रुकने की या पोजिशनल भी कर सकते हैं तो 1475 के भी लेवल दिख सकते हैं। तो मुझे ये दोनों ही स्टॉक्स काफी अच्छे लग रहे हैं और काफी एकदम राइट सेक्टर से भी है। ठीक है, 1475 के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। रिलायंस के शेयर में अच्छी शुरुआत की है रिलायंस ने और 1% ऊपर ये शेयर दिख रहा है। 1450 रुपए के आसपास थोड़ा सा समय बिता रहा है। देखते हैं कि इसके ऊपर निकल के किस तरह की चाल ये शेयर दिखाता है। निफ्टी बैंक की थोड़ी सी कमजोरी बढ़ती हुई दिख रही है। 80-85 अंकों के आसपास की नरमी इसमें हो गई है, तो थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग आज भी चल रही है। कल 200 अंकों के आसपास हमने गिरावट देखी थी, अब अपने अहम सपोर्ट लेवल के आसपास है। 56,500 पर एक छोटा सपोर्ट था निफ्टी बैंक के लिए। देखते हैं कि आज चाल किस तरह की होती है, क्योंकि कल हमने देखा था कि आईसीसी बैंक और एचडीएफसी बैंक से सपोर्ट नहीं मिला था। आज देख रहे हैं कि कोटक बैंक भी कमजोर है और एचडीएफसी बैंक में नरमी आज भी जारी है। और फाइनेंशियल स्टॉक्स की बात करें तो श्रीराम फाइनेंस में अच्छी तेजी हुई थी आरबीआई की पॉलिसी के बाद, ½ % के रेट कट के बाद। आज 1% के आसपास की नरमी श्रीराम फाइनेंस में है और करीब ½ % गिरावट हम जियो फाइनेंस में देख रहे हैं। तो बैंकिंग फाइनेंशियल में थोड़ी थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग का ट्रेंड आज भी जारी है। रिलायंस की जो तेजी हो गई है करीब 1.25% की हो गई है। और एक और शेयर जो थोड़े नेगेटिव न्यूज फ्लो के बीच भी लोअर लेवल से स्ट्रेंथ दिखा रहा है वो है इटर्नल। आज 1.25% ऊपर है और ये शेयर निफ्टी का टॉप गेनर है। लेकिन हरीश जी, आप जरा ना एक्साइड चेक कीजिए। आज लगातार छठा सत्र है जब हम शेयर में तेजी देख रहे हैं और 400 रुपए के ऊपर जाकर अब टिकने की कोशिश हो रही है। एक्साइड में कितने एक्साइटमेंट आप मौजूदा लेवल से देख रहे हैं, क्या करना है इसमें? अभिषेक जी, एक्साइड की चार्ट स्ट्रक्चर देखते हैं तो देखिए नीचे में लेवल्स पे एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन बना चुका है और बेस भी बना चुका है। तो वहां से स्टॉक प्राइस 390 का एक रेजिस्टेंस जोन था वो भी क्रॉस करके उसके ऊपर टिक रहा है। तो मुझे लग रहा है कि एक्साइड में एक अट्रैक्टिव चार्ट स्ट्रक्चर बन रहा है और फिलहाल के लिए एक 200 मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंस है 415 का। अगर मुझे लग रहा है कि ये क्रॉस कर दिया तो मुझे लग रहा है कि एक बड़ा सा रैली देखने मिल सकता है एक्साइड में। तो एक्साइड कहाँ यहाँ से अगर बाइंग बिल्कुल कर सकते हैं करंट लेवल्स पे। 415 का एक रेजिस्टेंस जोन है बिल्कुल, अगर लेकिन मुझे लग रहा है कि ये भी क्रॉस कर जाएगा कुछ टाइम पीरियड के, जिस तरीके से नीचे लेवल से बाउंस बैक होने देखने मिल रहा है। मुझे लग रहा है कि एक्साइड ऊपर के लेवल 450 और 460 लेवल्स भी देखने मिल सकते हैं शॉर्ट टू मीडियम टर्म में। तो ओवरऑल एक्साइड बाई करना चाहिए करंट लेवल्स पे भी। किसी के पास बाइंग ऑलरेडी है तो होल्ड करना चाहिए। ऊपर भी शॉर्ट टू मीडियम टर्म में 450 से लेकर 460 लेवल्स देखने मिल सकते हैं एक्साइड में। जी बिल्कुल, एक्साइड पे ऑफ कोर्स चर्चा हो रही है। शरण, एक्साइड पे बैटरी स्पेस पे भी आपकी एक कॉल थी शायद 2 से 3 दिन पहले, सही है? कल ही थी शरद, अच्छा, कल ही थी। देखिए और आज देखिए एक्साइड इंडस्ट्रीज आज भी टारगेट भी हिट हो गया शरद। जी बिल्कुल, टारगेट प्राइस भी हिट हो गए। क्या था आपका टारगेट प्राइस? 410 एंड 420। हाँ, तो वो ऑलरेडी टच हो चुका है। कॉन्ग्रेचुलेशंस शरण। लेकिन शरण, ऑटो स्पेस में ज़रा देखिए, यहाँ पे टीवीएस मोटर वन ऑफ द टॉप गेनर्स है। ऑफ कोर्स थोड़ी सी चर्न आ रही है, पॉजिटिव पे आ गया है ऑटो सेगमेंट का। यहाँ पे ऑटो में कोई अच्छा स्टॉक लग रहा है पोजिशनल? तो जिस हिसाब से मैं देख रहा था, मुझे नीचे के स्तरों से अगर आप देखें, हीरो मोटो को एक रिवर्सल के साइंस दिखा रहा है, अपने 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है और एक अभी छोटे से रेजिस्टेंस लेवल पे आ चुका है। एक बार ये 4425, अगर एक 4425 के ऊपर अगर ट्रेड करना चालू करेगा, एक ट्रेंड रिवर्सल कंफर्मेशन मिल जाएगा शरद। और मुझे लग रहा है हीरो मोटो को यहाँ से आपको अच्छे लेवल दिखा सकता है 4500 से 4600 के लेवल। अगर किसी न्यू पोजीशन भी बनानी है तो मैं कहूंगा एक बार 200 डे ईएमए के एवरेज के अराउंड स्टॉप लॉस रखे 4290 के लेवल्स के आसपास, तो करीबन यहाँ से 100 रुपया होता है और आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी अच्छा हो जाएगा 1:2 टाइम्स का। जी बिल्कुल, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हीरो मोटोकॉर्प के लिए दिख रही है, कुछ रिवर्सल्स के साइंस भी आ रहे हैं।
हरीश, हमारे एक सेगमेंट है सेक्टर्स टू वॉच, और यहाँ पे ऑफ कोर्स हमने मेटल स्पेस पे भी जो है नज़र रखी थी। आज भी देखिए मेटल में बाइंग आ रही है। ऑफ कोर्स आप कह सकते हैं कि यूएस और चाइना के बीच जो ट्रेड टॉक्स चल रहा है वो कंप्लीशन हो गए हैं लंदन में, और उसके पूरे डिटेल्स नहीं आए हैं, लेकिन लग रहा है कि अगर चाइना और यूएस के ट्रेड टॉक्स सॉर्ट हो जाते हैं तो एक अच्छी मोमेंटम चाइना के बिजनेस को मिल सकती है, जिसका ऑफ कोर्स सेकंड ऑर्डर इफेक्ट होता है मेटल प्राइसेस में तेज़ी या डिमांड बढ़ने की, और वो रब ऑफ इफेक्ट हमको जो है मेटल इंडेक्स में देखने मिला। हमने ये सुबह आपको बता दिया था। लेकिन हरीश, यहाँ पे मेटल स्पेस में या मिनरल स्पेस, माइनिंग स्पेस में कोई भी अच्छा स्टॉक लग रहा है यहाँ से कि यहाँ पे एक अच्छी मोमेंटम बन रही है? बिल्कुल सर, एक मेटल सेगमेंट में हमारा एक कवरेज भी है ऑलरेडी, जेएसएल जिंदाल स्टील लिमिटेड। देखिए इसमें एक शानदार ब्रेकआउट दिया हुआ है लॉन्ग टर्म चार्ट पे। मुझे लग रहा है कि जेएसएल करंट लेवल से भी मुझे लग रहा है कि बहुत ऑलमोस्ट ऊपर 15 to 20% का राइज देखने मिल सकता है। मुझे लग रहा है कि 800 का इमीडिएट पेस में रेजिस्टेंस जोन है, तो वहां तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं जिंदाल स्टील को। तो जिंदाल स्टील एक बेटर अच्छा स्टॉक लग रहा है, क्योंकि जिस तरीके से चार्ट स्ट्रक्चर है और एक लॉन्ग टर्म चार्ट पे ब्रेकआउट भी दिया हुआ है, तो मैं करंट लेवल्स पे एडवाइस करूंगा बाय करने के लिए। यार किसी के पास होल्ड बाइंग है तो ऑलरेडी होल्ड भी करना चाहिए। तो जिंदाल स्टील एक अच्छा बेट रहेगा करंट लेवल्स पे इस स्टॉक में। और दूसरा अगर देखा जाए तो मुझे लग रहा है कि एनएमडीसी देखिए कुछ टाइम पे कंसोलिडेशन के बाद एक ब्रेकआउट तो दिया हुआ है, थोड़ा कंसोलिडेशन में मुझे लग रहा है कि आगे जाके इसमें भी मोमेंटम बिल्टअप हो सकता है। और ऊपर के और भी जैसे हमने कवरेज भी किया है इसके ऊपर भी, तो मुझे लग रहा है कि 80-82 लेवल्स देखने मिल सकते हैं एनएमडीसी। तो ये दो स्टॉक स्पेसिफिक रहेंगे, जेएसएल और एनएमडीसी मेटल्स इंडेक्स में। मेरा बुलिश व्यू रहेगा इन दोनों स्टॉक में। जिंदाल स्टील और साथ ही एनएमडीसी दोनों स्टॉक्स पर बुलिश नजरिया अगर मेटल सेक्टर को प्ले आउट करना चाहते हैं। मेटल्स में एक्शन है, लेकिन मेटल्स के साथ साथ एनर्जी बास्केट में भी अच्छी खासी मजबूती आप देखेंगे। निफ्टी एनर्जी इंडेक्स को एक बार देखना चाहिए, वहां पर टॉप मूविंग ट्रेंड है। निफ्टी ऑटो सेक्टर में भी अच्छा खासा एक्शन, फार्मा और रियल एस्टेट सेक्टर में भी हम देख रहे हैं अपसाइड विजिबल इस वक्त नजर आ रही है। इसके अलावा स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स की अगर बात करें, मैक्स फाइनेंशियल के चार्ट पर एक राय हरीश आपसे ही जानना चाहेंगे। इनके मैनेजमेंट चेंजेस की खबर कल एक्सचेंजेस पर बाजार बंद होने के बाद आई, और सुमित मदान को एमडी और सीईओ के तौर पर कंपनी ने नियुक्त किया है, नई अपॉइंटमेंट होती हुई दिखी है। मैनेजमेंट चेंजेस और इसके अलावा भी अगर आप देखें लास्ट वीक से स्टॉक में अपसर्ज जो है या कह सकते हैं ब्रेकआउट मूव्स नजर आना शुरू हो चुके हैं। 1542 के लेवल्स पर इस वक्त भी 1.5% की तेजी, और एट डे हाई, ऑलमोस्ट एट डे हाई ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ। मानसी जी, एमएफएसएल अगर देखा तो मैक्स फाइनेंशियल सर्विस में देखिए एक बड़ा सा रैली देखने मिला है। अगर देखा जाए तो अगर दूसरे कंपैरेटिव करते हैं तो कंपैरिजन में दूसरे स्टॉक के हिसाब से ये बहुत ज्यादा रैली दे चुका है और आउट परफॉर्म भी कर चुका है स्टॉक प्राइस। तो लगातार अपसाइड का मोमेंटम होल्ड कर रहा है, तो कहीं पे भी अभी फिलहाल के लिए वीकनेस तो नहीं लग रहा है, लेकिन एक ओवरबॉट सिनेरियो में है अभी फिलहाल स्टॉक प्राइस। जिसके पास ऑलरेडी होल्ड है तो बाय तो होल्ड करना चाहिए, लेकिन स्टॉक प्राइस मेंटेन करना चाहिए 1450 का। सो 1450 के स्टॉक प्राइस होल्ड करना चाहिए फर्दर रैली के लिए। अगर फ्रेश बाइंग में थोड़ा अवॉइड करूंगा, जिस तरीके से ऑलरेडी रनअप हो चुका है स्टॉक प्राइस में, मुझे लग रहा है कि एक माइनर डिप्स बिल्कुल देखने मिल सकते हैं करंट लेवल से। तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा वेट करना चाहिए बाइंग के लिए, फ्रेश बाइंग के लिए, क्योंकि ऑलरेडी एक रनअप देखने मिल चुका है। और ओवरबॉट आरएसआई की बात करते हैं, आरएसआई में ऑलमोस्ट 80 लेवल्स पे चल रहा है डेली में, तो मुझे कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहा है कि एक ओवरबॉट सिनेरियो है। तो डिप्स के लिए वेट करें, फ्रेश बाइंग अभी अवॉइड करूंगा मैं। अगर किसी के पास बाइंग है तो होल्ड करना चाहिए अभी भी, क्योंकि जिस रैलीज में अगर देखा जाए तो 1450 का एक सपोर्ट जोन है, जब तक इसके ऊपर टिका हुआ है मुझे लग रहा है कि इसका पोटेंशियल अभी भी ऊपर की ओर हो सकता है, जो 1650 और 1700 लेवल्स तक भी जाने के चांसेस है। तो अभी फिलहाल के लिए फ्रेश बाइंग अवॉइड है मेरे तरफ से। है तो बरकरार रख सकते हैं क्योंकि पॉजिटिव अपसाइड नजर आती है, लेकिन फ्रेश बाइंग के लिए फिलहाल ये मौका सही नहीं है। वॉच लिस्ट में जरूर रखना चाहिए मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज को। आईआरसीटीसी के लिए जो खबर आई थी चार्टिंग स्ट्रक्चर डेवलपमेंट की, हमारे सहयोगी समीर ने खबर आपके सामने ब्रेक भी की थी और उसका एक इम्पैक्ट है स्टॉक प्राइस में। आईआरसीटीसी रेलवे काउंटर्स फोकस रेडार में, लेकिन आज आईआरसीटीसी का स्टॉक ही है जो कि अच्छा खासा एक्शन इस पूरे के पूरे पॉकेट में दिखा रहा है। इसके अलावा रियल एस्टेट सेक्टर में भी आज हम देख रहे हैं एक्शन ज़रूर है। बिल्कुल टॉप परफॉर्मिंग सेक्टर आज नहीं कहेंगे, लेकिन एनर्जी, ऑटो और मेटल के बाद रियल एस्टेट सेक्टर में भी हम देख रहे हैं कामकाज। गोदरेज प्रॉपर्टीज शरण आपके फोकस रेडार पर रहा है। इसके अलावा लोढ़ा, प्रेस्टीज और ब्रिगेड एंटरप्राइजेस, इन स्टॉक्स में भी अच्छी खासी मजबूती देखने को मिली है। लेकिन ऑन दी फ्लिप साइड डीएलएफ, ओबेरॉय रियल्टी जैसे स्टॉक्स हैं जो कि आज गिरावट झेल रहे हैं। रियल एस्टेट पर आपकी राय क्या होगी?
तो मानसी मैं एक छोटा सा अपडेट दे दूं, अभी रिलायंस का जो बाय कॉल दिया था फर्स्ट टारगेट हिट हो गया है 1465 का। अगर किसी पोजीशन बनाई है तो डेफिनेटली अपने कॉस्ट पे अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकते हैं। और रियल एस्टेट की अगर बात करें तो डीएलएफ, लोधा और ये सब छोटे समय के लिए मानसी जी कंसोलिडेट करेंगे। मुझे काफी कोई सेलिंग प्रेशर नहीं दिखाई दे रही है स्टॉक्स में। अगर आपको अगर है पोजीशन बनाना है तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी रखें। ये स्टॉक्स काफी लॉन्ग टर्म के लिए काफी पॉजिटिव प्राइस एक्शन दिखा रहे हैं, और ये जितने भी आप स्टॉक्स देख रहे हैं, मानसी मैं ओवर कॉन्फिडेंट नहीं बोलना चाहता, मुझे लग रहा है सारे एक न्यू हाई बना देंगे आने वाले 6 to 9 या 12 मंथ्स में। जिस हिसाब से रेट कट हुआ है इस सेक्टर के लिए बहुत ही पॉजिटिव है। जो न्यू लॉन्चेस और जिस हिसाब से रियल एस्टेट के सेल्स फिगर्स आ रहे हैं, मुझे लग रहा है सेक्टर इज ओवरली पॉजिटिव। बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी बनाए। और गोदरेज प्रॉपर्टी की बात करें, ये एक ही स्टॉक है जिसने ये पूरे रैली में पार्ट नहीं लिया है। जो मुझे लास्ट 2-3 दिनों में आपने ट्रेंड रिवर्सल देखने को मिला है। तो गोदरेज प्रॉपर्टी में डेफिनेटली आप अभी ही पोजीशन बना सकते हैं। ये स्टॉक भी अगर आप देखें आने वाले समय में अपना ऑल टाइम हाई रीटेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, गोदरेज प्रॉपर्टीज को लेकर ये व्यू। निफ्टी में 30 अंकों के गेन से निफ्टी बैंक है 56,500, बिल्कुल अपने नियर टर्म का जो सपोर्ट है उसके पास है। ब्रीफली उसके नीचे थोड़ा सा गया भी, और उसके आसपास फिलहाल टिकने की कोशिश है। 125 अंकों के आसपास के नरमी हैं, क्योंकि जो बड़े कंट्रीब्यूटर हैं निफ्टी बैंक के, एचडीएफसी बैंक समेत एचडीएफसी बैंक में आधे % के आसपास की गिरावट है, और इसके अलावा कोटक बैंक का शेयर भी आज आपको कमजोर दिखेगा। लेकिन दूसरी ओर अगर निफ्टी में सिर्फ 36 अंकों की तेजी है, तो आप पूरी की पूरी तेजी आप एट्रीब्यूट कर सकते हैं रिलायंस को, जहां पर 2% के आसपास की सॉलिड आज मजबूती हो गई है। और रिलायंस ही नहीं, रिलायंस के साथ अगर आप देखेंगे तो ऑयल एंड गैस शेयरों में आज गजब की चमक है। ऑयल इंडिया, एचपीसीएल, बीपीसीएल, आईओसी, आईजीएल, एमजीएल, तो ऑयल एंड गैस में जितने भी स्टॉक्स आपको दिखेंगे ना, आज वहां पर रौनक दिखेगी। और रिलायंस उनकी कर रहा है अगुवाई 2% के आसपास के गेंस के साथ। हरीश भाई, कोई स्टॉक ओएमसी बास्केट में या फिर जो एक्सप्लोरेशन वाली कंपनीज हैं, कुछ पसंद आ रहा है आपको? अभिषेक जी, ऑयल एंड गैस सेक्टर में एक स्टॉक मेरे रडार पे आया है, जो है गेल की स्टॉक सेक्टर देखते हैं तो देखिए लास्ट कुछ दिनों से कंसोलिडेशन के बाद कंटिन्यूस अप ट्रेंड में चालू है। और कल के सत्र में 200 डे मूविंग एवरेज भी क्रॉस कर चुका है। मुझे लग रहा है कि मोमेंटम यहाँ बिल्टअप हो रहा है गेल में। तो ऊपर के लेवल्स में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यहाँ पे 205 से लेकर 208 का, तो ऊपर लेवल पे मुझे लग रहा है कि अगर इंट्राडे के लिए भी मुझे लग रहा है कि ये प्राइस मोमेंटम बिल्टअप हो रहा है। तो बाइंग के करंट लेवल्स पे बाइंग की राय है मेरा। तो मुझे लग रहा है कि स्टॉप लॉस 193 का मेंटेन करना चाहिए, और ऊपर 205 से लेकर 208 का टारगेट बनेंगे आज के लिए गेल में। 208 के टारगेट बन जाएंगे। गेल में भी हम देख रहे हैं कि 200 रुपए वाले लेवल के आसपास आ गया है, 1% के आसपास की तेजी है। इस बीच भारतीय एयरटेल में फिर से ब्लॉक डील, 18 लाख शेयरों के कई सौदे हुए हैं। देखते हैं कि बायर और सेलर कौन होते हैं। शाम को इसके बारे में जानकारी लगेगी, लेकिन शेयर हम देख रहे हैं कि सपाट ही कारोबार कर रहा है, हल्के से गेन से। भारतीय एयरटेल में जो इसके सिंगापुर के प्रमोटर है सिंगटेल, उन्होंने भी अपने स्टेक को ट्रिम किया था। लार्जेस्ट शेयर होल्डर हुआ करता था सिंगटेल, और अब स्टेक में थोड़ी सी कमी आई है, और अब फिर से हम देख रहे हैं कि एक और ब्लॉक डील आई है भारतीय एयरटेल में। 18 लाख शेयरों के सौदे इसमें होते हुए दिखे हैं। फार्मा शेयर में हमने कल देखा था कि मूव अच्छा था, और आईटी के साथ साथ फार्मा शेयरों में मजबूती देखने को मिल रही थी। आज फ्रंट लाइनर जो है वहां तो कुछ खास एक्साइटमेंट नहीं है फार्मा में। एक शेयर जरा आप चेक कीजिए शरण जी, और वो है एलंबिक लिमिटेड। एलंबिक लिमिटेड के बारे में जरा देख के बताइए कि कैसा लग रहा है। शुरुआत तो काफी अच्छी की है इसने। तो अभिषेक जी, स्टॉक ने शरण, काफी आपको अच्छे काफी अच्छे वॉल्यूम से अभी अपने 200 डे ईएमए को ब्रेकआउट दिया है। तो मुझे लग रहा है एक ट्रेंड रिवर्सल का सिग्नल आज ही आ गया है। तो यहाँ से मुझे लग रहा है स्टॉक काफी अच्छा लग रहा है। एक बार छोटा सा आने वाले समय पे छोटा रिवर्सल देख सकते हैं 115 113 के लेवल्स के लिए। अगर किसी न्यू पोजीशन बनाना है तो 115 के आसपास आप न्यू पोजीशन बना सकते हैं। स्टॉप लॉस काफी छोटा ही रहेगा, 110 के लेवल्स का। टारगेट आपके हो सकते हैं 125 से 135 के लेवल्स के लिए।
125 से लेकर 135 के लेवल आपको एलेम्बिक लिमिटेड में देखने को मिल सकते हैं। 4% ऊपर फिलहाल ये शेयर कारोबार करता हुआ आपको दिखेगा। आज बाजार को थोड़ा सा मतलब ऊपर रखने में, मतलब कल के स्तर पर भी टिका के रखने में 2 सेगमेंट का योगदान है। एक तो ऑयल एंड गैस, मतलब सारे के सारे जो भी शेयर आप सोच सकते हो सारे आपको तेजी में दिखाई देंगे जो बड़े शेयर हैं। रिलायंस, ओएनजीसी, एनर्जी में अगर आप देखेंगे कोल इंडिया को भी जोड़ लीजिए, बाकी ओएमसी वाले शेयर, गैस वाले शेयर, सीजीडी गैस डिस्ट्रीब्यूशन वाली कंपनी, पाइपलाइन वाली कंपनी, सारे चल रहे हैं। निफ्टी एनर्जी का आप इंडेक्स देखेंगे आपको बढ़िया एक राइज दिखा रहा है। और दूसरा जो सेगमेंट है वो हम कह सकते हैं कि ऑटो का खेमा है। एमएनएम, बजाज ऑटो, आयशर में आज हम ठीक ठाक तेजी दिख रहे हैं। ठीक ठाक है मतलब आधे % से ज्यादा के गेन से आज सुस्ती वाले मार्केट में भी। लेकिन इस सुस्ती को थोड़ा दूर करते हैं, कुछ नए मेहमानों को जोड़ते हैं शो में और उनसे समझते हैं कि बाजार में उनकी नजर कहां पर गई है। लक्ष्मीकांत शुक्ला हमारे साथ हैं और हमारे इन हाउस एक्सपर्ट कुणाल बोथरा हमारे साथ जुड़ गए हैं। लक्ष्मीकांत जी और कुणाल जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। शुरुआत कुणाल आपसे करना चाहेंगे, बताइए बाजार में इस वक्त आपको अपॉर्चुनिटी कहां पर दिख रही है, ट्रेड क्या खोजा आपने? तो धन्यवाद शो पे इनवाइट करने के लिए। मैं यहाँ पे कुछ बाय कॉल सजेस्ट करूंगा। पहला इनफैक्ट बाय कॉल रहेगा एक्साइड इंडस्ट्रीज पर, जो मेरा मानना है कि एक अच्छे ब्रेकआउट पे वापस आ रहा है। 200 डे मूविंग एवरेज, एक्सपेंशन मूविंग एवरेज का ब्रेकआउट है। एक्साइड में 400 का स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस भी क्रॉस किया है स्टॉक ने, तो 418 का यहाँ पे टारगेट रख सकते हैं। स्टॉप लॉस को फिलहाल ट्रेल कर सकते हैं 400 के लिए। सेकंड रहेगा बाय SJVN पे, जो मेरा मानना है कि ये भी एक 200 मूविंग एवरेज ब्रेकआउट के नज़दीक आ रहा है। 105 के लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है स्टॉक। इसको भी मैं बाय सजेस्ट करूंगा SJVN पर। यहाँ पे टारगेट रख सकते हैं 112 का, स्टॉप लॉस 101 का रख सकते हैं। बिल्कुल, एक्साइड और SJVN कुणाल के पिक्स हैं, दोनों में बाय की राय है, तो इम्पोर्टेंट लेवल्स को ज़रूर नोट करिएगा। लेकिन अब चलिए लक्ष्मीकांत जी के पास चलते हैं। लक्ष्मीकांत जी, आपके कुछ इंपॉर्टेंट टेक्निकल पिक्स हैं या कुछ मिड कैप स्पेस में कुछ अच्छा दिख रहा है अभी? शुभ प्रभात आप सभी को। तो मेरे भी यहाँ पर बाइंग के पिक्स से नजर आ रहे हैं। आज हमें निफ्टी ऑयल एंड गैस में अच्छा खासा अपसाइड का मोमेंटम नजर आ रहा है, तो उसी में से जो कॉल है वो है हिंद पेट्रो का। यहाँ पर हमें 4 to 5 डेज का एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है और 20 DMA का सपोर्ट भी अच्छा नजर आ रहा है डेली के चार्ट्स पर। तो मुझे लगता है करंट लेवल्स पे हिंद पेट्रो को बाय करके चला जा सकता है। इसमें हमें स्टॉप लॉस रखना है 404 का, और जो अपसाइड के जो टारगेट निकल कर आ रहे हैं वो निकल कर आ रहे हैं 435 के। तो हिंद पेट्रो में बाय करने की सलाह रहेगी। और वहीं पर जो दूसरा जो स्पेस है मुझे जो अच्छा लग रहा है वो है TVS मोटर। यहाँ पर भी हमें एक बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन डेली के चार्ट पे देखने को मिल रहा है और यहाँ पर भी हमें एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट ऊपर स्तर पर ब्रेकआउट होते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो ओवरऑल सेंटीमेंट बुलिश ही दिख रहा है TVS मोटर में। तो यहाँ पर जो स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा 2730 का, और वहीं पर जो अपसाइड के टारगेट नजर आ रहे हैं वो नजर आ रहे हैं 3000 लेवल तक के। जी बिल्कुल लक्ष्मीकांत जी, इम्पोर्टेंट लेवल्स है। कुणाल, एक सवाल है रिलायंस को लेके। टॉप जो है आप कह सकते हैं इंडेक्स पॉइंट्स पे कंट्रीब्यूशन आ रही है, लगभग 20 पॉइंट से ज़्यादा का जो है एक अच्छी कंट्रीब्यूशन निफ्टी में आ रही है। पहले तो हम देख रहे थे कि निफ्टी बैंक लीड कर रहा था निफ्टी के साथ, अब रिलायंस वापस पार्टी में आ गया है। अब लगता है निफ्टी पे ज़्यादा मोमेंटम आएगा निफ्टी बैंक के अगेंस्ट, और अगर ये प्ले आउट है तो रिलायंस के क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे? तो दोनों चीज़ पॉसिबल है। निफ्टी यहाँ से आउट परफॉर्म करने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हो जाते हैं, बिकॉज जब रिलायंस पार्टिसिपेट करता है तब तो हमने देखा है कि निफ्टी की जो आउट परफॉर्मेंस है वो काफ़ी स्टार्क हो जाती है बैंक निफ्टी से कंपेयर कर अगर हम कंपेयर करें तो। सेकंड और मोर इम्पॉर्टेंट पार्ट है रिलायंस की जो स्टॉक प्राइस है उसकी एक बहुत इंटरेस्टिंग टेंडेंसी होती है कि अगर हम इसको वीकली, मंथली, डेली, इंटरडे चार्ट्स पे भी अगर हम देखें तो बहुत बार एक ऐसा फेज आता है जहाँ पे स्टॉक एक शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए ब्रेकआउट में या एक ट्रेंडिंग अपमूव में चला जाता है। जैसे कि हमने देखा कि मार्च मंथ या अप्रैल मंथ के लो से स्टॉक करीबन एक महीने में 1150-1170 से स्टॉक ने 1400 के आसपास का एक बहुत बढ़िया 200 पॉइंट का एक रैली दिया था रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने। उसके बाद लास्ट 1.5 मंथ से, मई मंथ के स्टार्ट से लेकर अभी तक स्टॉक अपने एक 40-50 पॉइंट बैंड में ट्रेड कर रहा है। 1400-1455 का मेजर रेजिस्टेंस और सपोर्ट है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के लिए। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि स्टॉक में एक नेचुरल टेंडेंसी होती है रैली होने के बाद में 2-3 हफ्ते या 3-4 हफ्ते की कंसोलिडेशन होती है। उसके बाद वापस जब ब्रेकआउट आ रहा था स्टॉक में, वहाँ से हम देखते हैं कि स्टॉक एक हाई स्पीड अपमूव के लिए रेडी हो जाता है। तो मेरे अनुमान से आई थिंक सिमिलर ट्रेंड हो सकता है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में। यहाँ से मेरा एक्सपेक्टेशन है कि स्टॉक करीबन 1500 to 1530 का टारगेट अचीव कर सकता है।
Absolutely. That was a good trend analysis, Kunal, on Reliance Industries. और टारगेट अपसाइड के अचीव करने का दमखम रखता है स्टॉक और करीब 1.5 से 2% की तेजी रिलायंस में इस वक्त नजर आ रही है। लेकिन दो स्टॉक्स है जहां पर कमजोरी है। लक्ष्मीकांत जी गुड मॉर्निंग। जियो फाइनेंस और श्रीराम फाइनेंस दोनों स्टॉक्स विजिबल अपसाइड दिखाने के बाद आज के सत्र में बिकवाली का दबाव दिखा रहे हैं। इस गिरावट में क्या एंट्री अपॉर्चुनिटी जियो फाइनेंस या फिर श्रीराम फाइनेंस के लिए देखनी चाहिए? जी सो ऐसी कोई बड़ी गिरावट तो नजर नहीं आ रही है जियो फाइनेंस में। हालांकि पिछले 2 दिनों से एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। 310 का एक रेजिस्टेंस आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मुझे लगता है कि अभी भी स्टॉक अपने सॉलिड अपसाइड के मूव में है। हालांकि एक छोटा सा टिप हमें मिल सकता है 295 290 के आसपास। तो मुझे लगता है कि वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पर हमें जियो फाइनेंस में देखने को मिल सकती है। वहीं पर हमें आसपास 200 DMA लेवल्स भी दिखाई दे रहे हैं। तो अगर वहां से पुल बैक मूव आता है तो हमें फिर से इसमें अपसाइड के मोमेंटम दिखाई देंगे। एक बार ये 310 के लेवल को क्रॉस करेगा, देन आफ्टर 330 के भी लेवल जियो फाइनेंस आने वाले समय में दिखा सकता है। तो बाय ऑन डिप की रणनीति के साथ यहाँ पर हम स्टैगर्ड मैनर में जियो फाइनेंस में बाय करके चल सकते हैं और 330 के लक्ष्य का इंतजार कर सकते हैं। वहीं पर अगर हम श्री राम फाइनेंस की बात करें तो यहाँ पर भी एक हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिख रही है। 3 दिनों पहले यहाँ पर एक रेक्टेंगुलर ब्रेकआउट देखने को मिला था डेली के चार्ट पर, बट जो मोमेंटम है वो अपसाइड की ओर सस्टेन नहीं हुआ है। तो मुझे लगता है यहाँ पर भी एक डिप की पॉसिबिलिटी बनती है, बट ओवरऑल ट्रेंड अभी भी बुलिश है। तो यहाँ पर भी बाय ऑन रणनीति के साथ, बाय ऑन डिप की रणनीति के साथ हम बाय करके चल सकते हैं। यहाँ पर जो लेवल्स आते हुए दिखाई दे रहे हैं, मुझे लगता है कि एक ये डिप ये 675 660 तक के लेवल तक का दिखा सकता है। वहां पर फिर हम बाइंग के बारे में सोच सकते हैं। वहां पे अगर रिवर्सल पैटर्न बनते हैं देन आफ्टर फिर हमें यहाँ पर 715 से लेकर 735 तक के लेवल्स श्रीराम फाइनेंस आने वाले समय में दिखाएगा। ठीक है, जियो फाइनेंस श्रीराम फाइनेंस पर ये एक टेक। और आज सुबह जब शरण लीलानी हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने ऑयल एंड गैस स्पेस पर अपना बुलिश नजरिया जताया था और ऑयल एंड गैस सेक्टर में अच्छा खासा एक्शन देखने को मिला है। ऑयल इंडिया पर भी उन्होंने राय दी थी। और फ्यूचर्स कॉल की अगर बात करें, BPCL जून फ्यूचर्स खरीदारी 325 के टारगेट्स उनकी तरफ से 330 पहला, उसके बाद 335 दूसरा, 320 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। वही रिलायंस के जून फ्यूचर्स में खरीदारी 1455 के लेवल्स पर, टारगेट 1465 1475 का, स्टॉप लॉस 1445 का। लेकिन चलिए अब सीधा चलते हैं हमारे खास सेगमेंट डीप डाइव रिसर्च में। डीप डाइव रिसर्च में हमारे रिसर्च हेड अभिषेक गाव शिंदे हमारे साथ जुड़ गए हैं। और अभिषेक, IT सेक्टर, इस सेक्टर से जुड़ी बेहद खास रिसर्च आप लेकर आए हैं। बताएं सबसे पहले तो ये सेक्टर आपके रेडार पर क्या है और क्यों है, और फ्यूचर को लेकर IT सेक्टर पर क्या रिसर्च निकल कर आ रही है? जी मानसी, अगर IT सेक्टर की बात करें तो यहाँ पर जैसे जैसे US ट्रेड की बात हुई थी, US में एक रिसेशन की बात हुई थी, उस तरीके से जो कि US में इकोनॉमी में दिक्कत आएंगी, इस तरह के जब बातें बाजार में आई थी, तो उसके बाद से IT सेक्टर में लगातार एक प्रेशर देखने को मिला था। IT स्टॉक्स में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली थी। परंतु अगर पिछले 1 महीने की बात करें तो यहाँ पर IT सेक्टर में जो है आपको आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। और इसकी एक वजह ये भी मानी जा सकती है कि बाजार में ये बात काफ़ी क्लियर होती जा रही है कि कहीं ना कहीं जो टैरिफ वॉर से रिलेटेड जो फियर थे वो अब धीरे धीरे रिसीड होते जा रहे हैं। जो US चाइना टॉक हो रही है उससे लोग जो है एक बेहतरी की उम्मीद लगा रहे हैं। और इस वजह से पिछले 1 महीने में अगर हम देखें तो IT सेक्टर के परफॉर्मेंस में हमें अच्छी खासी बढ़त देखने को मिली है। अगर हम Q4 के नतीजों की बात करें तो Q4 FY25 के नतीजे जो है वो म्यूटेड रहे थे। परंतु वहाँ पर एक अच्छी चीज़ हुई थी कि ज़्यादातर मैनेजमेंट ने गाइडेंस जो है वो थोड़ा सा लिबरल दिया था। और साथ ही साथ जो है ऑर्डर पाइपलाइन काफ़ी अच्छे थे। क्लाइंट एडिशन और क्लाइंट की तरफ से जो है जो डील कैंसलेशन की बात नहीं थी। हाँ, प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन में डिले हो सकता है, ये संदेश जरूर जारी किया गया था। अगर हम इस समय बात करें तो पिछले क्वार्टर में जो कंपनीज ने जो बात की थी और जिस तरह का आउटलुक दिया था, मुझे नहीं लगता कि Q1 में जाकर उसमें कोई बहुत ज़्यादा बदलाव आ जाएगा। एक चीज़ बहुत अच्छी है कि डील्स जो हैं वो स्टिल इंटैक्ट हैं। और इसके साथ साथ जो है ओवरऑल सेक्टर्स में अगर आप देखें तो रिस्क रिवॉर्ड ट्रेंड जो है वो फेवरेबल होता जा रहा है। क्योंकि जो भारी गिरावट के बाद में जो स्टॉक्स थे वो कहीं ना कहीं जो है वैल्यूएशन के हिसाब से अच्छे लगने लगे थे। और उसका रीज़न है कि पिछले 1 महीने में आउट परफॉर्मेंस हम देख रहे हैं। बट इस आउट परफॉर्मेंस को भी अगर हम ब्रेक करें तो हमें
जो आउट परफॉर्मेंस है वो मिड टायर स्टॉक्स में ज़्यादा दिख रहा है कंपेयर टू लार्ज कैप स्टॉक्स में। और इसकी एक बड़ी रीज़न ये है कि लार्ज कैप स्टॉक्स में जो ग्रोथ है वो कहीं ना कहीं लो सिंगल डिजिट के आसपास ही रहने की उम्मीद है, जबकि जो मिड कैप स्टॉक्स है वहाँ पर डबल डिजिट ग्रोथ रह सकता है और इसका रिफ्लेक्शन जो है स्टॉक परफॉर्मेंस में देखने को मिल रहा है। और इसी के आधार पर हमने जो है एक कंपनी को आज के डिस्कशन के लिए चुना है और वो है कोफोर्ज। कोफोर्ज की अगर हम बात करें तो यहाँ पर रेवेन्यू ग्रोथ विजिबिलिटी जो है वो लार्ज डील्स के चलते हुए जो है बेहतर देखने को मिल रही है कंपेयर टू लार्ज के प्लेयर्स में। वहीं पर अगर देखें तो कंपनी का जो एक्सपोजर है वो फाइनेंशियल सेगमेंट में ज़्यादा है और और फाइनेंशियल सेगमेंट जो है वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट से जो कंसर्न्स है वो थोड़े कम है, उसका फ़ायदा भी कंपनी को होते हुए देखने को मिलेगा। इसके अलावा कंपनी की ऑर्डर बुक काफ़ी अच्छी है और ओवरऑल कंपनी जो है पिछले दिनों में भी, पिछले कई क्वार्टर्स में भी जो कंपनी ने अपना परफॉर्मेंस दिया है वो अपने एग्जीक्यूशन के कारण दिया है और उसकी संभावना है कि वो एग्जीक्यूशन का एक्सेलेंस जो है लगातार बरकरार रहेगा। ऑर्डर बुक में जो सबरी का जो ऑर्डर इनफ्लो है सबरी के वजह से उसमें भी जो है कंपनी की ओवरऑल ऑर्डर बुक में काफ़ी स्ट्रेंथ मिली है। इसके अलावा मैनेजमेंट ने FY26 को लेकर जो गाइडेंस दिया है वो है कि वो बेहतर रहेगा FY25 के मुकाबले। FY27 में भी जो है कंपनी का एबिट मार्जिन में अच्छे खासे बढ़ोतरी की गाइडेंस है। और इन सब के बाद जैसा कि मैंने कहा कि IT सेक्टर में हो सकता है कि जो मिड टायर कंपनीज हैं वो आउट परफॉर्म करती हुई नजर आए। तो वहाँ पर भी अगर हम देखें तो वैल्यूएशन के हिसाब से भी जो है कोफोर्ज का वैल्यूएशन रिलेटिवली बेटर है मिड कैप स्पेस में भी। तो यहाँ पर 3-4 चीज़ें बिल्कुल क्लियर होती है। एक डबल डिजिट रेवेन्यू ग्रोथ की विजिबिलिटी है, ऑर्डर बुक स्ट्रांग है, इसके साथ साथ मैनेजमेंट का गाइडेंस भी बेहतर है और वैल्यूएशन के लिहाज से अभी भी कैचअप बाकी है। स्टॉक जो है पिछले दिनों आउट परफॉर्म करता हुआ देखा गया था और हम जो 3-4 चीज़ों को जब मिला दें जिसमें कि रेवेन्यू ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी और ऑर्डर बुक तीनों आ जाते हैं तो हो सकता है कि यह स्टॉक जो है आने वाले दिनों में भी आउट परफॉर्म करता हुआ नजर आए। मानसी। एब्सोल्युटली अभिषेक, बहुत शुक्रिया आपका ये डीप डाइव रिसर्च कर सबसे पहले तो IT सेक्टर पर पूरी एनालिसिस हमारे सामने रखने के लिए और उसके बाद IT मेजर्स के इतर छोटी मझौली मिड कैप IT प्लस पर भी अपनी एनालिसिस और कोफोर्ज पर टेक देने के लिए। और सबसे पहले IT सेक्टर की अगर बात करें, आज सुबह बाजार खुलने से पहले भी इसके संकेत हमने आपको दिए थे कि कल IT सेक्टर था जो कि आउट परफॉर्म कर रहा था। उसके बाद US मार्केट्स में नैस्डैक जो कि टेक्नोलॉजी हैवी इंडेक्स है वहाँ से मजबूती लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है, तो उसका इवेंचुअल इम्पैक्ट भी डोमेस्टिक IT प्लेयर्स पर पड़ता दिखेगा। IT मेजर्स में कई सारी कंपनियां हैं, विप्रो, HCL टेक्नोलॉजीज, जिन पर खबरें हैं, कई सारी खबरें और डेवलपमेंट्स आते दिख रहे हैं, तो उसका भी इम्पैक्ट। लेकिन सिर्फ IT मेजर्स ही नहीं, छोटी मझौली IT कंपनियां कल से हमारे फोकस रेडार पर परसिस्टेंट सिस्टम की बात हमने करी थी, ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज हमारे एक्सपर्ट्स के रेडार पर था। अब कोफोर्ज जो है हमारे डीप डाइव रिसर्च का हिस्सा बना है। सबसे पहले तो इस कंपनी की अगर बात करें, कंपनी ब्रोकरेजेस के पॉजिटिव रेडार पर हैं, साथ साथ फंडामेंटली काफ़ी सारे पॉजिटिव न्यूज़ फ्लोज हैं। ब्रोकरेजेस की ही अगर बात करें, ताज़ा कोटक सिक्योरिटीज़ की IT सेक्टर पर जो राय थी उसमें भी कोफोर्ज का जिक्र हुआ। उनका ये कहना है कि डिमांड जो है वो नतीजों के बाद से ही लगातार स्टेडी है और ये स्टेडी ट्रेंड जो है आगे भी जारी रहने वाला है। सो कोफोर्ज पर नजर रखें, छोटी मझौली IT प्लस पर नजर रखें और ओवरऑल IT सेक्टर के सेंटिमेंट्स जो हैं वो डेवलप होते हुए पॉजिटिवली नजर आ रहे हैं हमारी डीप डाइव रिसर्च आपके लिए। अब वक्त है ऑप्शन के चैंपियन का, एक ऑप्शन की दमदार रणनीति, आइए आपको बताते हैं। सेंट्रम ब्रोकिंग से नीलेश जैन है हमारे साथ अपने ऑप्शन की रणनीति लेकर। गुड मॉर्निंग नीलेश, बताइए। वेरी गुड मॉर्निंग टू मानसी जी। देखिए यहाँ पर खरीदारी पर फोकस है, जिस हिसाब से टू व्हीलर स्पेस में एक मोमेंटम लौटता हुआ नजर आ रहा है। हीरो मोटो, बजाज ऑटो दोनों ही स्टॉक पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पे बजाज ऑटो इस पर्टिकुलर स्टॉक का 8700 का कॉल ऑप्शन लॉन्ग करने की सलाह होगी, जो फिलहाल 190 पर ट्रेड हो रहा है। ये 180 से 190 की रेंज होगी खरीदारी की। स्टॉप लॉस होगा 151 का, पहला टारगेट 230 एंड दूसरा टारगेट 280 का होगा। इसका लॉट साइज 75 का है, इसीलिए इन टर्म ऑफ रुपीज अप्रोक्सीमेट रिस्क पर लॉट यहाँ पे 3000 का है एंड अप्रोक्स रिवॉर्ड पर लॉट यहाँ पे 6800 के बनते हुए नजर आ सकते हैं। यहाँ पे अंडरलाइन की अगर हम बात करें तो यहाँ से 8800 से 8900 तक का मूव हम बजाज ऑटो में आता हुआ देख रहे हैं, इसलिए यहाँ पे कॉल ऑप्शन के जरिए खरीदारी करके चल सकते हैं। ठीक है, बजाज ऑटो को लेकर ये व्यू। ऑटो शेयरों में देख रहे हैं कि आज एक्शन दिख रहा है और 1% ऊपर है बजाज ऑटो का शेयर, 8700 रुपए के भाव है।
आपको एट द मनी कॉल खरीदने की सलाह है। 180-190 रुपए के भाव पर मिल जाएगी और लक्ष्य होगा 230-280 का, स्टॉप लॉस 151 रुपए का, अधिकतम मुनाफा 6,800, अधिकतम नुकसान होगा 3,000 रुपए का। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशो के लिहाज से तो बढ़िया दिख रहा है, बट ये कि आप स्टॉप लॉस वगैरह ध्यान दीजिएगा, अदरवाइज बहुत सारे लोग नुकसान कर बैठते हैं। और जो सीबी के आंकड़े कहते हैं कि 10 में से 9 लोगों को नुकसान होता है और प्रति जो ट्रेडर नुकसान होता है ना, औसतन 50,000 रुपए का वो होता है। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिए। हमेशा आपको हम ये रिस्क डिस्क्लोजर इसीलिए दिखाते हैं ताकि आप सावधान रहें और इस पर आप नज़र रख के ही कोई सौदा लें एफएनओ स्पेस में। ठीक है, बहुत शुक्रिया ये ट्रेड बताने के लिए। लेकिन लक्ष्मीकांत जी, आज हम देख रहे हैं कि जो मार्केट पार्टिसिपेंट मार्केट रिलेटेड जो शेयर्स हैं, बीएसई हो, एमसीएक्स हो, थोड़ी थोड़ी सी उसमें प्रॉफिट टेकिंग आ रही है। बीएसई के शेयर में हमने करीब 2400 के भाव से 3,000 तक की एक तरफा रैली देखी, मतलब शानदार मोमेंटम में वो शेयर था। अब बोनस के बाद भी कोई इसमें मोमेंटम फेड हुआ नहीं। आप जरा ये बताइए कि बीएसई में मान ली कोई डिप आता है तो एंट्री कहां पर करनी है, क्योंकि वो बड़ी क्रूशल है। शेयर तो एक तरफा दौड़ा है, बहुत सारे लोग फोमो वाले हैं जो जिनसे मिस हो गई बस, लेकिन एंट्री कौन से लेवल पर करनी है? देखिए अभिषेक जी कि आपने बिल्कुल सही बोला कि यहाँ पर अच्छे खासे अपसाइड के मोमेंटम हमें पिछले कई महीनों से, या मैं कहूँ कि पिछले कई हफ्तों से भी हमें देखने को मिले हैं। हालांकि अगर हम पिछले 2 दिनों का ट्रेंड देखें तो हल्की सी एक प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखाई दे रही है, बट अभी भी स्ट्रक्चर बुलिश साइड का है। तो अभी जिनकी मतलब जो इस स्टॉक्स में एंट्री नहीं ले पाए थे, तो मुझे लगता है कि जैसे एक शॉर्ट टर्म का डिप टुवर्ड द लेवल्स ऑफ आता है 2815 से लेकर 2840 के आसपास, तो मुझे लगता है कि वहां पर एक अपॉर्चुनिटी देगा, क्योंकि यहाँ पर एक 23.6 फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल्स आ रहे हैं। और जनरली जब इस टाइप के ऐसे लॉन्ग अपसाइड के मोमेंटम देखने को मिलते हैं, तो जनरली जब प्रॉफिट बुकिंग आती है तो एटलीस्ट 23.6% के फिबोनाची रिट्रेसमेंट के लेवल्स पे एक सपोर्ट बनता हुआ दिखाई देता है। और वहां से हमने कई बार देखा है फिर ऐसे इस टाइप के स्टॉक्स रिबाउंड होते हैं। तो मुझे लगता है कि 2815 से लेकर 2840 के लेवल्स हैं, वहां तक वेट करना चाहिए। और वहां पे फिर कोई अगर रिवर्सल काइंड ऑफ पैटर्न बनता है तो डेफिनेटली बाय करके चलना चाहिए। जो अभी जो हर्डल है यहाँ पर 3030-50 के आसपास का है, उसके ऊपर अगर निकलेगा देन हमें 3300 के लेवल्स बीएससी में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, 3300 तक के लेवल बीएसई के शेयर में देखने को मिल सकते हैं। आज की जो थीम है ना वो है ऑयल एंड गैस की, क्योंकि वहां पर मोमेंटम स्ट्रांग है। और ऑयल एंड गैस की जो टोटल जो वैल्यू चेन है, चाहे वो मार्केटिंग वाली कंपनीज हों, एक्सप्लोरेशन वाली कंपनीज हों, या फिर रिफाइनिंग वाली कंपनी हो, पाइपलाइन वाली हो, या फिर घर घर में जो गैस पहुंचाने वाली पीएनजी सीएनजी वाली कंपनीज हो, हर तरफ हम देखने की आज तेजी देखने को मिल रही है। और एक व्यू चाहिए लक्ष्मीकांत जी आपसे, क्योंकि हम देख रहे हैं कि एमआरपीएल और चेन्नई पेट्रो दोनों में करीब 4% के आसपास की तेजी है। व्यू जरा आप एमआरपीएल पर देखिए, क्योंकि पिछले महीने हमने देखा था कि जिस लेवल पर शेयर अभी है 150 रुपए के आसपास, वहीं आके हडल फेस किया, वहां से सप्लाई आई थी और शेयर नीचे आ गया था। क्या इस बार लग रहा है 3-4 सत्र की अच्छी बाइंग हो रही है एमआरपीएल में? क्या ये शेयर इसको पार करके और आगे जाएगा? अगर हां तो लक्ष्य क्या होंगे? ट्रेंड जो है अब अपसाइड का बनता हुआ दिखाई दे रहा है एमआरपीएल में। हालांकि अगर हम पिछले हफ्ते का ट्रेंड देखें तो वहां पे एक शॉर्ट टर्म करेक्शन आया था, बट इस स्टॉक ने अपने 100 डीएमए लेवल को डिफेंड किया था। और आज मुझे ऐसा लगता है कि आज ये इसकी जो क्लोजिंग है वो 200 डीएमए लेवल के ऊपर होगी। अगर ये अपने पिछले स्विंग हाई 152-153 के लेवल्स को निकालता है, देन फिर हमें वहां से 160 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो मुझे लगता है कि इसमें बाइंग करके चलना चाहिए। एक स्टॉप लॉस सजेस्ट हम कर सकते हैं अराउंड दी लेवल्स ऑफ 144 का एक सपोर्ट नजर आ रहा है। मुझे लगता है कि जब तक इसके ऊपर होल्ड करेगा तब तक हम अपसाइड के ब्रेकआउट का एंटिसिपेशन कर सकते हैं। 153 के लेवल्स जैसे ही टूटेंगे देन 160 के लेवल्स भी हम देखने को मिलेंगे इस एमआरपीएल में। दूसरा जो स्टॉक है आपका चेन्नई पेट्रो, तो मुझे लगता है कि ये भी स्टॉक बाइंग लेवल्स पे आता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पर भी हमें अपसाइड के मोमेंटम देखने को मिल सकते हैं। अभी फिलहाल यहाँ पे एक राउंडिंग बॉटम का ब्रेकआउट देखने को मिला है विद द फॉर्मेशन ऑफ बुलिश कैंडल। तो मुझे लगता है कि 669 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर हम चेन्नई पेट्रो में बाय कर सकते हैं। और जो अपसाइड के टारगेट है वो यहाँ से आते हुए दिखाई दे रहे हैं 735 के।
ऑयल रिफाइनिंग काउंटर्स हैं जहां पर अच्छा एक्शन है। एमआरपीएल चेन्नई पेट्रो में मजबूती है। रिफाइनर्स के साथ साथ मार्केटिंग पर भी नजर होनी चाहिए। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों में बीपीसीएल में भी अच्छा खासा एक्शन देखने को मिला है और साथ साथ ऑयल इंडिया जैसे काउंटर्स। सो क्लियरली एक्सप्लोरेशन, प्रोडक्शन, मार्केटिंग और रिफाइनिंग और इसके पीछे की वजह कच्चे तेल की चाल में हम देख रहे हैं एक डाउन ट्रेंड इस वक्त देखने को मिला है। एनर्जी पैक में अगर आप देखेंगे वॉलेटाइल मूव्स हैं, $66 अ बैरल के आसपास ब्रेंट क्रूड ट्रेड करता हुआ। दरअसल जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स यूएस चाइना ट्रेड टॉक्स को असेस कर रहा है लगातार कमोडिटी मार्केट और उसका एक इम्पैक्ट है। लेकिन डोमेस्टिक प्लेयर्स की अगर बात करें, ऑयल मार्केटिंग, ऑयल रिफाइनिंग, इन स्टॉक्स पर नजर भी होनी चाहिए। ऑयल इंडिया, बीपीसीएल, एचपीसीएल। लक्ष्मीकांत जी, जहां आप ऑयल रिफाइनिंग काउंटर्स में एमआरपीएल चेन्नई पेट्रो पर अपनी राय दे रहे हैं, ऑयल मार्केटिंग, ऑयल प्रोड्यूसर्स पर अभी अपनी राय दीजिए। ओएनजीसी, गेल, ये सारे स्टॉक्स में हम देख रहे हैं अच्छा खासा एक्शन और लॉन्ग्स बिल्टअप होते हुए। मानसी जी, अभी हमने हिंद पेट्रो ही मैंने अपने ट्रेडिंग कॉल में रिकमेंड किया है। यहाँ पे अच्छे खासे अपसाइड के मोमेंटम देखने को मिल रहे हैं, तो इसमें ऑलरेडी लेवल्स बता दिए गए हैं। और वहीं अगर हम बात करें बीपीसीएल की, तो बीपीसीएल में ऑलरेडी एक असेंडिंग ट्रायंगल का ब्रेकआउट हमें आता हुआ दिखाई दे रहा है। ऑलरेडी ये इसका जो ब्रेकआउट लेवल था वो 325 के लेवल्स के आसपास था, तो उसके ऊपर ये स्टॉक ब्रेकआउट दे चुका है। मुझे लगता है एक शॉर्ट टर्म डिप अगर 325 के आसपास आता है तो वहां से फिर से एक बाइंग कॉल जनरेट किया जा सकता है। उस वक्त जो स्टॉप लॉस हमें रखना पड़ेगा वो रखना पड़ेगा 315 का, और जो अपसाइड के टारगेट हम बीपीसीएल आने वाले समय में देख सकते हैं वो आते हुए दिखाई दे रहे हैं 345 के। और मेरे ख्याल से अगर आईओसी पे किसी की नजर होगी तो वो ज्यादा बेहतर लग रहा है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल है, ज्यादा अभी अपसाइड का मोमेंटम भी नहीं आया है। डेली के चार्ट्स में सिमेट्रिकल ट्रायंगल का ब्रेकआउट देता हुआ स्टॉक नजर आ रहा है। मुझे लगता है कि करंट लेवल्स पे इसको बाय करें, 141 का स्टॉप लॉस रखें और 155 तक के टारगेट का एक्सपेक्टेशन हम आईओसी से कर सकते हैं। लिए ऑयल मार्केटिंग, ऑयल रिफाइनिंग सभी की बात हो रही है, लेकिन इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड IOCL यहाँ आउट परफॉर्मेंस नज़र आ सकती है। 2.5% के गेंस ऑलरेडी है और यहाँ से और ज़्यादा अपसाइड विजिबल नज़र आती है हमारे मार्केट एक्सपर्ट्स को, लक्ष्मीकांत जी को। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के चार्ट्स पर नज़र होनी चाहिए। 145 के लेवल्स पर ये ट्रेड करता हुआ। लक्ष्मीकांत जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए और मार्केट पर अपनी एनालिसिस, साथ ही स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशंस हमें बताने के लिए। चलिए